तो जितने लोग आ चुके हैं हम उनके साथ शुरू करेंगे, बाकी लोग आते रहेंगे। मीटिंग विल बी ऑन फॉर एवरीवन। सबसे बड़ा जो टास्क है, जो शुरुआत में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर्स के सामने, जब वो नए होते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि यार सामने वाले को अप्रोच कैसे करें। मुझे लगता है इससे बड़ा चैलेंज नहीं हो, सामने वाले से अपॉइंटमेंट कैसे लें और सामने वाले से टाइम कैसे लें, उसको पिच कैसे करें अपने अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो मुझे लगता है 98% लोग फेस करते होंगे। तो कॉलिंग एंड अप्रोचिंग प्रेजेंटेशन और सेल्स से भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस के अंदर प्रेजेंटेशन और सेल्स पे फोकस करते हैं, बट वो कॉलिंग पे फोकस नहीं करते। आई होप आप एग्री कर रहे होंगे मेरी बात से। और जिस भी पर्सन की कॉलिंग वीक होगी, स्पेशली इन सेल्स, डायरेक्ट सेल्स में अप्रोचिंग वीक होगी, तो वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा आपकी प्रेजेंटेशन को और आपकी सेल्स। क्योंकि ब्रेन ट्रेसी बोलते हैं, एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं, उनकी बहुत सारी बुक्स भी है। आप साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग भी उनकी बुक पढ़ सकते हैं। आपको उस पे अमेजोन पे मिल जाएगी, उसको मंगवा सकते हैं। मुझे लगता है हिंदी में भी होगी और भी लैंग्वेजेस में होगी। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उस बुक को पढ़िए। अगर आपको नहीं मिलती आपकी लैंग्वेज में, तो यूट्यूब पे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जिन्होंने उस साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया हुआ। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं, तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप उस बुक को मंगवा सकते हैं। साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ठीक है। सो ब्रेन ट्रेसी एक बात बोलते हैं कि अगर आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है तो आपको प्रोसेस को ध्यान में रखना होगा। 90% लोग प्रोसेस भूल जाते हैं। प्रोसेस क्या है सेल्स का, किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग का? इट इज कैप्स। आप लिख सकते हैं, अपनी टीम को सिखाने के काम आएगा आपको। कैप्स, CAPS। C means calling, A means approaching, P means presentation, and S means sales। बहुत सिंपल है। कैप्स, कैप मतलब टोपी, और साथ में एस लगा दो, कैप्स हो गई बहुत सारी टोपियां। सो कैप्स को अगर मैं बाइफरकेट करूं, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूं, तो C मींस कॉलिंग, A मींस अप्रोचिंग, P मींस प्रेजेंटेशन, S मींस सेल्स। जितने भी लोग हमारे बीच में मिनिमम 3 हैं या 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, और जो भी आपका रैंक है, अगर आपको कभी ये जज करना हो कि मैं इस महीने कितनी सेल्स करने वाला हूं, तो इसका अनुमान आप कैसे लगाएंगे? उसका मैं आज आपको तरीका बता रहा हूं, रहस्य बता रहा हूं। तो इसका रहस्य है कि आपकी कितनी कॉलिंग और कितनी अप्रोचिंग आपकी टीम करती है। फिर आती है प्रेजेंटेशन। तो एग्जांपल, अभी फरवरी खत्म हो जाएगा कल, तो मान लीजिए एक पर्सन जो 5 है, उसने इस महीने एग्जांपल के तौर पे सिर्फ 5 सेल्स करी। उन 5 सेल्स को जनरेट कैसे करी है? आप अपनी पूरी एक्टिव टीम के साथ बैठे, जितने भी आपके पास लीडर्स हैं, जितनी भी प्रेजेंटेशन हुई है उसको नोट करें कि फरवरी में कितनी प्रेजेंटेशन हुई हैं और कितने लोगों को अप्रोच करने के बाद हमें प्रेजेंटेशंस मिली है। सपोज 20 डेमो हुए आपके फरवरी में और आपको 5 सेल मिली। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको 20 में से 5 सेल मिली है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 20 प्रेजेंटेशन कितने लोगों को कॉल करने के बाद मिली है, ये इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? तो मान लीजिए आपकी 80 कॉलिंग हुई, आपकी और आपकी टीम ने 80 लोगों को कॉल किया और आपको 20 लोगों ने डेमो दिया। इसका मतलब आपने 80 लोगों को कॉल किया, मतलब सी मीन्स कॉलिंग। उसमें से कुछ लोगों ने बोला होगा यार टाइम नहीं, बाद में बात करेंगे, नॉट इंटरेस्टेड। 80 में से मान लो 50 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, जिनको आपने अप्रोच किया। कॉलिंग एंड अप्रोचिंग इज डिफरेंट। तो आप नोट कर सकते हैं, मान लो आपने 80 लोगों को कॉल किया। एक केस स्टडी के तौर पे मैं बता रहा हूं।
आपने 80 लोगों को कॉल किया, आपने मींस आपकी टीम ने, आपके ग्रुप ने, 80 में से 30 लोगों ने तो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दी, ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड। 50 लोग ने इंटरेस्ट दिखाया, हाँ जी हाँ जी बताइए बताइए, अच्छा, मतलब उन्होंने आगे से बढ़ के आपको रिस्पॉन्स दिया। आपने फिर उनको क्या किया, अप्रोच किया, सो लेट्स मीट। 50 में से 20 लोगों ने आपको प्रेजेंटेशन दी, 30 लोगों ने बोला अभी मैं बिजी हूं, अगले हफ्ते आना, मेरे घर में शादी है, मैं ट्रैवलिंग पे हूं, क्लोजिंग पास आ गई है। 50 में से 30 लोगों ने फिर टाल दिया, 20 लोगों ने डेमो दिया, मतलब 20 लोगों से आप मिले, आप मतलब आपका ग्रुप, और 20 में से आपको 5 क्लोजिंग मिली। मान लो ये रेशियो है। अब सवाल ये है, अब करना है मार्च में मुझे 10 सेल, ठीक है। एक तो ये कि जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मेरी लॉ ऑफ एवरेज बढ़ेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो पहले मैं 10 डेमो देता था तो 1-2 क्लोजिंग होती थी, अब 10 देता हूं तो 6-7 क्लोजिंग हो जाती है प्यार से, ज्यादा भी हो जाती है, कई बार 10 आउट ऑफ 10 भी हुई है, राइट। बट ऑब्वियसली 100% रेशो कहीं नहीं होता, तो हम 60% मान लेते हैं आने वाले फ्यूचर में आप सभी लीडर 60% क्लोजिंग कर रहे होंगे। बट जब जब आप 60 कर रहे होंगे तो आपकी टीम तो नई नई जुड़ती जाएगी ना, तो ये कैप्स हमेशा लागू रहेगा सबके लिए। अब आपको मार्च में 10 क्लोजिंग करनी है, 10 सेल क्लोज करनी है, तो पहले तो एक चीज ध्यान रखना, 160 लोगों को कॉलिंग जानी चाहिए, 40 डेमो मिलेंगे, 10 क्लोजिंग होगी, अगर यही आपका रेशियो है। और कुछ क्लोजिंग आपको पुराने फॉलोअप्स की मिल जाएंगी, वो एड ऑन है। कुछ क्लोजिंग जैसे आपने 20 डेमो दिए थे तो 5 क्लोजिंग हुई थी तो 15 रह गए थे, तो वो 15 का भी तो फॉलोअप आप करेंगे। तो ठीक है, अभी मैं आपको ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने से पहले कैप्स के बारे में बता रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, राइट। क्योंकि हम लोग कोई हवा नहीं बेच रहे, हम लोग एक प्योर प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस में है। नेटवर्क मार्केटिंग की बातें हम बाद में करेंगे, टीम बिल्डिंग की बातें बाद में करेंगे, पहली शुरुआत तो एक 1A लीडर की एक सेल से होगी ना, फिर 2 सेल होंगी, फिर 3 होंगी, फिर 4 होंगी, फिर आप उनको सिखाएंगे। तो हर इंसान जो इस बिजनेस के अंदर सेल्स करना चाहता है, या आप किसी भी अपने बिजनेस में भी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने सेलिंग प्रोसेस को समझना होगा कि आप किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं सेल्स को जनरेट करने में। तो हमारा प्रोसेस क्या है, हम डायरेक्टली कॉल करते हैं, या तो डायरेक्टली मिलते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, और फिर क्लोजिंग होती है। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी, प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिजल्ट्स। अगर आपका कोई भी लीडर, मान लो आप 4A लीडर है और आपका 2A लीडर ये बोल रहा है कि सर मेरी इस महीने कोई सेल नहीं हुई, तो आप एक सवाल पूछ सकते हैं, हाउ मेनी प्रेजेंटेशंस यू हैव गिवन दिस मंथ। वो बोलेगा 5, ठीक है। 5 डेमो आपको कितनी कॉलिंग करने के बाद मिले, ये भी तो जानना जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज, इससे पहले जो आपकी 3 सेल्स आई थी, जो 2A बनाए, 3 या 10 के बीच में होगा वो कितने डेमो करने के बाद आई। मान लो हो सकता है उसकी पहली सेल ही 10 डेमो के बाद आई हो, तो अगर आपको एक सेल चाहिए तो अभी 5 डेमो आपको और करनी है, और 5 डेमो शॉर्ट। आप 5 में से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जैसे अगर कोई पर्सन 10 डेमो कर कर 5 सेल एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन पिछली 5 सेल 20 डेमो पे आई थी, तो संभावना है कि अगले 10 में 5 सेल आ सकती है। सो इंपॉर्टेंट ये है कि हमें अपने आंकड़ों को डीपली स्टडी करना बहुत जरूरी है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर कोई पर्सन बहुत सारे डेमोस कर रहे हैं, मान लो कोई इंसान 100 कॉल्स कर रहा है और उसको सिर्फ 2-3 अपॉइंटमेंट मिल रही हैं, इसका मतलब वो बहुत बड़ी कहीं ना कहीं गलती कर रहा है। तो अभी जो मेरा मैसेज है, अभी मैं ट्रेनिंग में जाने से पहले मैं सारे नए लोगों को, सारे पुराने लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं। बीइंग अ न्यू कमर, जितनी भी लोग इस कॉल पे नए हैं, जिन्होंने बिजनेस शुरू करना है या कर चुके हैं, आप अपना प्रोसेस को मॉनिटर करना शुरू करते हैं। आप कितनी कॉल करते हो और कितनी कॉल पे आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, मैं आपको बता रहा हूं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इतनी डीपली जाकर मोटिवेशन नहीं चाहिए, कितनी ट्रेनिंग्स ले लोगे,
कितनी कितनी सारी यूट्यूब भरा हुआ है मोटिवेशन से, बट व्हाट इज द रूट कॉज कि हम सेल जनरेट नहीं कर पा रहे? तो उसको मॉनिटर तो करना पड़ेगा ना, डीपली जाना पड़ेगा ना। अभी किसी पर्सन ने पूरे महीने में 10 लोगों को कॉल किया, पूरे महीने में डेमो मिले 2, कैन यू एक्सपेक्ट सेल आउट ऑफ 2 प्रेजेंटेशन? 2 में से आप सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पॉसिबल ही नहीं, राइट? तो कैप्स को समझिए, कॉलिंग, अप्रोचिंग, प्रेजेंटेशन, सेल्स। ब्रेन ट्रेसी के हिसाब से, क्योंकि वो एक बड़े ट्रेनर है, उन्होंने लाखों लोगों को ट्रेन किया, करोड़ों लोगों को ट्रेन किया होगा, और उनकी स्टडी ये बोलती है कि अगर आप 100 लोगों को कॉल करते हो रैंडमली, मैं आपकी अपनी लिस्ट पे बात नहीं कर रहा, रैंडम 100 कॉल्स करते हो, चाहे आप मार्केट में जाके करो, चाहे आप फोन पे करो, तो 100 में से 30 लोग अप्रोच होंगे, 70 लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, 30 लोग आपकी बात सुनने में इच्छुक होंगे। तो ये डेटा भी आप नोट कर सकते हो। मान लो आपने 100 लोगों को कॉल किया, 30 पीपल विल शो यू इंटरेस्ट, 30 लोग बोलेंगे हाँ जी बताइए, व्हाट डू यू हैव फॉर मी, आपके पास क्या है मेरे लिए बताइए। 30 में से 10 लोग आपको प्रेजेंटेशन का मौका देंगे, तो आपको 10 प्रेजेंटेशन मिलेगी 100 लोगों को अप्रोच करने के बाद। मैं ये कोल्ड मार्केट की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आपके लिंक में, कोल्ड मार्केट, ओपन मार्केट। और 10 में से 3 लोग आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे। तो अगर कोई ये बंदा, कोई कोई इंसान अगर ये सोच रहा है कि मेरे को 10 डेमो पे 3 सेल मिल रही है, नहीं, आपको 100 कॉल करने के बाद 3 सेल मिल रही है, ये ध्यान रखना कोल्ड मार्केट के अंदर। जैसे मैं डायरेक्ट सेल में रहा हूं, तो हम जब पुरानी कंपनी में काम करते थे, हम एजुकेशन फील्ड में थे, तो हम लोग अपने एजुकेशन प्रोडक्ट को कोल्ड मार्केट में पिच करते थे। तो हम लोग बहुत सारी नंबर ऑफ कॉल्स करते थे, तब जाके हमें अपॉइंटमेंट प्रेजेंटेशन मिलती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था 20-25 लोगों ने, आपने 20-25 लोगों को बोला एक्सक्यूज मी, मान लो आप अपने स्टॉल पे खड़े हो या आप एग्जीबिशन में हो, हम लोग डायरेक्ट सेल एग्जीबिशन में करते थे। हाय सर, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम? नो नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जैसे आप मॉल में जा रहे हो, क्रेडिट कार्ड वाला सामने आ गया, सर एक्सक्यूज मी, आपके पास क्रेडिट कार्ड है? आप क्या बोलोगे? 90% केसेस में क्या होता है? रिजेक्शन। बट वो जो सेल्समैन है ना, वो एक्चुअली में वो 90 लोगों को ढूंढ ही नहीं रहा, वो उन 100 में से 3 लोगों को ही ढूंढ रहा है। उसका टारगेट ही वो 3 लोग है। तो जिस दिन आपका टारगेट क्लियर हो जाएगा ना, आपको डिप्रेशन नहीं हो। आप कभी ये नहीं बोल सकते यार मैंने 50 लोगों को डेमो दे दिया, मेरी क्लोजिंग नहीं हुई, क्योंकि आप ढूंढ ही उन 3 लोगों को रहे हो। वो निकलेंगे 100 में से, वो निकलेंगे 70 में से, वो ना आपको पता है ना मुझे पता। लेकिन इन 100 लोगों से बात करने के बाद आप इतने ट्रेंड हो जाओगे कि जब एक्चुअल आपके सामने एक असली प्रोस्पेक्ट बैठा होगा ना, तो आप उसके साथ डील कर पाओ। 90% लोगों को लगता है कि मेरे को पहली बार में सक्सेस मिल जाए। ओवरनाइट सक्सेस इज वेरी डेंजरस। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, उनको स्टार्टिंग में 3-4-5-7 सेल मिल गई, बहुत जल्दी 3 या 4 बन गए, उसके बाद अटक गए, सेल ही नहीं आ रही। व्हाट कैन बी द रीजन? तो देर कैन बी मल्टीपल रीजन। मेन रीजन ये भी हो सकता है कि कैप्स फॉलो नहीं हो रही, कैप्स का जो फॉर्मूला है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। स्टार्टिंग में पर्सन बहुत एग्रेसिव होता है, तो उसकी कॉलिंग करने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, जब उसको थोड़ी रिजेक्शन मिलना शुरू हो जाती है, वो अपनी कॉलिंग डिक्रीज कर देता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजेक्शन शुड मेक यू स्ट्रॉन्गर, नॉट वीकर। 90% लोगों को रिजेक्शन वीक बना देता है, लेकिन मेरे हिसाब से रिजेक्शन अपॉर्चुनिटी होती है और बेटर करने की। नाउ आई विल डू बेटर देन दिस। मुझे अच्छे से याद है, मैं बैंगलोर में था 2011 में, और अपने एग्जीबिशन में था, तो मेरा बिल्कुल नया नया असाइनमेंट था। पहली बार मैं बैंगलोर गया था, तो मैंने एक क्लाइंट को बोल दिया कि अगर आप अपने बच्चे के लिए मेरी बुक्स नहीं ले सकते, तो आप अपने बच्चे के लिए कर क्या सकते हो? बहुत हार्श स्टेटमेंट थी। 18-19 साल मेरी एज थी, 19 साल उम्र होगी, राइट? तो अब मुझे तो नहीं पता, मेरी इंटेंशन नहीं थी, बट मेरी टोन तो बहुत गलत थी ना। और मैंने फोन पे फॉलोअप पे बोला था। वो पर्सन अगले दिन माइक्रोसॉफ्ट का मैनेजर था, बिहार से थे वो, सीनियर पर्सन।
वो मेरे स्टॉल पे आए, उन्होंने मुझे थोड़ा सा डांटा, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बात पूछी, व्हाट इज योर एज? मैंने कहा सर 19 ईयर्स। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया भी। ठीक है। अब इस सिचुएशन को मैं दो एंगल से ले सकता हूँ। जब वो मुझे डांट रहे होंगे तो ऑब्वियसली मुझे बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन उससे मैंने बहुत कुछ सीखा कि सामने वाले की ईगो को हर्ट नहीं करना। अपने प्रोडक्ट को बेचने के चक्कर में, अपनी सर्विसेज को बेचने के चक्कर में सामने वाले की ईगो को कभी हर्ट मत करो। राइट। और हम लोग कभी कभी सेल्स के लिए इतने उतावले हो जाते हैं कि हम बहुत कुछ बोल बैठते हैं। तो हमें सबसे पहले, बिफोर वी गो इन द मार्केट, हमें सबसे पहले अपने अंदर ठहराव लाना। राइट। तो आप, हम सबके मन में देखो, ऑब्वियसली मैं भी चाहता हूं कि मेरी सेल्स 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स बढ़े, बट किस कॉस्ट पे बढ़े ये इंपॉर्टेंट। वो हाई टेम्पटेशन में हो रही है या बिल्कुल आप सोच सकते पेशेंस के साथ हो रही है, ये भी मैटर करता है। हाई टेम्पटेशन का बिजनेस 2, 4, 5, 10 महीने, 2 साल टिक सकता है, उसके बाद जैसे ही वो डाउन जाएगा तो वो पर्सन उठा नहीं पाएगा। तो हमें अपने बिजनेस को ऑब्वियसली इनिशियली लीनियर ग्रोथ फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। कुछ लोगों को लगता है लीनियर ग्रोथ वीक है, खराब है, नहीं। आप कभी भी किसी एक ऐसे स्टॉक मार्केट में अगर आप कोई डील करते हैं, किसी ऐसे शेयर को देखना जो लीनियर ग्रोथ से बढ़ रहा है। जब मार्केट डाउन जाएगी तो वो गिरेगा भी लीनियर ग्रोथ से, लेकिन जो शेयर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से गया है वो गिरेगा भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बुरी नहीं है, बट ओवरनाइट सक्सेस कैन बी डेंजरस। एक महीने में 10, अगले महीने 2, फिर 0। तो दिस शुड नॉट हैपन। हर महीने आप ग्रोथ करें, बट उतना करें जितना आपको लगता है आप कर सकते हैं। अपने आप को बहुत ज्यादा पुश भी मत करें, प्रेशर में आ जाएंगे। मान लीजिए आपने इस महीने 2 सेल करी है, तो आपका टारगेट अगले महीने आप 3 का लें, 20 का ना लें। क्योंकि 20 का लेंगे और 5 करेंगे डिप्रेशन में आ जाएंगे। 2 का लेके 4 करेंगे तो खुशी होगी अब। ठीक है। तो कैप्स क्लियर है सर सबको? कॉलिंग, अप्रोचिंग, प्रेजेंटेशन, सेल्स। राइट। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि कॉल करके क्या बोले। 3 चीजें हैं हमारे बिजनेस के अंदर। हम किसी को भी जब पिच करते हैं तो हम 3 चीजों को उसके सामने रखते हैं। पहला हमारा प्रोडक्ट, दूसरा हमारा प्रोसेस, और तीसरा व्हाई वी आर डूइंग दिस। 90% लोग व्हाई भूल जाते हैं। दे स्ट्रेट अवे जंप इनटू अ प्रोडक्ट। सर मैं कैंगन वाटर डिस्ट्रीब्यूटर हूं, कैंगन वाटर के ऊपर मैं काम करता हूं। कैंगन वाटर ये है, जापानीज प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस है, 1974 में कंपनी बनी। कुछ नहीं होगा। फिर आपको 100 में से 3 कस्टमर ही मिलेंगे, और वो 3 कस्टमर सबको मिलेंगे। उसमें आपका स्किल काम नहीं कर रहा, उसमें साइंस काम कर रही है, लॉ ऑफ एवरेज काम कर रही है। सो ब्रेन ट्रेसी एक बात बोलते हैं कि सेलिंग इज अ साइंस बट सेल्स इज एन आर्ट। तो हमें आर्ट को डेवलप करना है। साइंस तो अपना काम करेगी करेगी, वो सबके लिए करेगी। मनीष टैंक जी चाहे शामली में हाथ से एप्पल छोड़े तब भी नीचे गिरेगा, और कारवर में भी नीचे गिरेगा, दिल्ली में भी गिरेगा, साइंस है। तो साइंस वर्क्स फॉर एवरीवन, बट आर्ट डज नॉट वर्क फॉर एवरीवन। आर्ट डेवलप करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। हर इंसान आर्ट अपने माइंडसेट के हिसाब से डेवलप करता है, अपनी अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से डेवलप करता है। तो सोमनाथ जी कुछ बुक दिखा रहे हैं। अधिक सफलता। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ब्रायन ट्रेसी, राइट। सो ब्रायन ट्रेसी एक अच्छे ऑथर हैं, वो तो जनरली नाम निकल गया क्योंकि कैप्स की बात हो रही थी। तो जब भी आप कभी भी किसी की प्रोस्पेक्टिंग करें, तो प्रोस्पेक्टिंग में 2 चीजें ध्यान रखनी है। अपना प्रोडक्ट नहीं, अपना प्रोसेस नहीं। क्या ध्यान रखना है ये बता दे। सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो बात बतानी है या बात करनी है,
उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है प्रोस्पेक्टिंग, एंड हाउ यू कैन सॉल्व हिज प्रॉब्लम वो आपको प्रोस्पेक्टिंग में बता। एग्जाम्पल, सपोज आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन, मैंने अपने किसी दोस्त को, किसी क्लाइंट को, किसी को भी फोन किया रैंडमली, और कभी भी मैं फोन कर कर अगर छूटते ही दुआ सलाम करने के बाद, हाय हेलो करने के बाद, राम राम करने के बाद अगर मैं उससे कैंगन पे आ जाता हूं, तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं। मैं जनरल उससे बात करूंगा, सर बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई, रैंडमली नंबर स्क्रॉल कर रहा था, अचानक आपका नंबर आ गया, सोचा आपको ही फोन लगा लूं। अगर आपकी बहुत सालों से, बहुत टाइम से बात नहीं हुई, कनेक्टिविटी तो बिल्ड करोगे ना। और सर लाइफ में क्या चल रहा है, सब कैसे चल रहा है, कहाँ रह रहे हैं आजकल। जस्ट ट्राई टू बिल्ड सम रेपो फर्स्ट। इतना बड़ा वैक्यूम है इतने सालों का। आप सोच रहे हो कि आपने कॉल किया और वो आपने बोल दिया सर आई वांट टू मीट यू, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आपके लिए। जैसे वो वेट कर रहा था कि मनीतपुरी का कॉल आएगा और मैं उठाऊंगा और वो मेरे को प्रोजेक्ट दिखाएगा, ही वाज वेटिंग फॉर मी। ऐसा तो नहीं है ना। वट उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, जॉब चल रहा है, पर्सनल लाइफ सब ठीक है, मैं कुछ तो पूछूंगा। एंड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग वेयर ही इज टेंस्ड, जहां पे वो परेशान है। वो बच्चे की एजुकेशन भी तो हो सकती है, वो फैमिली में किसी की हेल्थ हो सकती है, वो उसकी जॉब हो सकती है, उसका बिजनेस हो सकता है। बट ये डायग्नोस कैसे करूंगा? ये डायग्नोस करूंगा बाय आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस। सपोज वो जॉब करता है, मैं ये बोलूंगा सर आपकी तो जॉब बहुत बढ़िया, आप तो मस्त, मतलब ऐसी जॉब भगवान सबको दे। दुनिया का कोई भी आदमी जो नौकरी करता, वो ये बात सुन के ये तो नहीं बोलेगा कि वाकई में यार मेरी नौकरी दुनिया की सबसे बेस्ट नौकरी। शायद ही कोई एक आध लकी हो, तो मैं कह नहीं सकता। 98% लोग ही बोलेंगे मनीत भाई आपको लग रहा है यार, बट मेरी जगह पे आके देखो, इट्स नॉट सो इजी, इट्स नॉट सो इजी, राइट। आज मैं किसी के पास गया, ही इज एमडी इन वन कंपनी, राइट। उनके घर पे, राकेश जी के क्लाइंट है, घर पे मशीन की क्लीनिंग करनी थी। बता भी देता हूँ, एक्सेंचर के एमडी है इन फिनेंस। सो अच्छा, आप अगर किसी की क्लीनिंग करने गए तो आप क्या बात करेंगे? आप जाएंगे और सुबह सुबह का टाइम है 8 बजे, उसको भी, उनको भी 8:30 9 बजे ऑफिस निकलना है, और आप ई क्लीनिंग सिखा के आ जाएंगे, यही करेंगे ना 10 मिनट के अंदर। तो मैं उनके साथ 5 मिनट बैठा, उनके घर के डोर स्टेप पे अखबार वाला आता है, तो अखबार गिरा हुआ था। आप क्या करेंगे? मैंने अखबार उठाया और मैंने कहा सर, मजाक में, तो उन्होंने जब मैंने बेल दबाया, उन्होंने दरवाजा खोला, मैंने कहा सर आज अखबार वाला मैं हूँ। कहते हो मनीत आओ आओ, मतलब जनरली एक मजाक। तो मैंने कहा आज मैं डिलीवरी करने आऊँ आपके अखबार की, जनरली एक मजाक के तौर पे, जस्ट टू मेक हिम मोर कंफर्टेबल। तो ये बहुत छोटे छोटे टैक्ट्स हैं। तो बात हुई तो कहते मशीन की क्लीनिंग कैसे होती है वगैरह वगैरह। मैंने कहा सर वो तो मैं आपको बता दूंगा, मैं ही क्लीनिंग करने नहीं आया हूँ, ये वो तो मैं वीडियो पे भी बता देता हूँ, मैं तो जनरली आपसे मिलने आया हूँ। तो कहते हाँ व्हाई नॉट, आपके लिए घर हमेशा खुले हैं। तो मैंने उनसे एक बात पूछा, मैंने कहा सर मेरी एक क्यूरियोसिटी है, ऑब्वियसली आप पहले दिन तो एमडी नहीं बने, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा अप एंड डाउन रहे होंगे, कॉर्पोरेट जॉब, कॉर्पोरेट लाइफ ऐसी होती है। आज आप एमडी हैं, वो भी फिनेंस के एमडी हैं, फिनेंस सेक्टर में, फिनेंस डिपार्टमेंट में। कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको खुद का भी कोई बिजनेस होना चाहिए? यू मस्ट बी अर्निंग वेरी गुड। कहते हैं यार मनीष बहुत सारे आइडियाज आते हैं, बट ये कॉर्पोरेट लाइफ में ना ऐसे जकड़ा हुआ है, इनकी लैंग्वेज मतलब रिप्लाई था कि कॉर्पोरेट लाइफ में इतना इतना जकड़ा हुआ है हमें कि हम चाहकर भी निकल नहीं पाते। वो सैलरी का मोह जो होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, रिस्क फैक्टर होता है। तो फिर जनरली ऐसे बात होती रही होती रही होती रही, और भी दो चार बातें मशीन की हुई, तो मुझे एक बात तो पता लग गया कि मन में बिजनेस करने की चाह तो है, बट बहुत सारे बैरियर्स हैं। इट कैन बी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, कि अगर मैं अपनी करोड़ों की नौकरी छोड़ दूं और मैं बिजनेस में फेल हो गया एट दिस एज, तो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, राइट। तो मैंने उनसे एक बात पूछा, मैंने कहा सर कभी ना कभी तो रिटायरमेंट होनी है, आपको नहीं ऐसा फील होगा कि मैंने 30 40 साल किसी काम को किया और वो जो आज वो काम शून्य हो गया? कहते लगता तो है। अब ही इज अर्निंग
माइट बी 1 CR to 2 CR का कम से कम पैकेज होगा, कम से कम। उनको बिजनेस प्लान नहीं पता, तो मैं ग्राउंड तो बताऊंगा, बनाऊंगा ना बिजनेस प्लान देने के लिए। या मैं जाऊंगा, सर मेरे को आपको एक बिजनेस मॉडल देना है। आपने मशीन ले ली, हाँ जी, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें बिजनेस प्लान क्या है। सर पहली मशीन पे 13, दूसरी पे 13, तीसरी पे 26। आप तो बता के आगे ना, उसके अंदर गया ना, वो आपको कभी सेल देगा। तो ऑलवेज फाइंड आउट द वाई फैक्टर, चाहे प्रोडक्ट का हो चाहे बिजनेस को, वाई फैक्टर, वाई यू नीड टू डू दिस। अभी 1-2 मीटिंग और होंगी, तीसरी चौथी मीटिंग के अंदर बिजनेस प्लान दिया जाएगा, सर वाई दिस बिजनेस इज फॉर यू। समझ आ रहा है आपको? कि जब भी आप किसी को पिच करें, मेरे पास मौका था, 2 बार मौके मिले, 3 बार मौके मिले, मैं उनके पास घर में 3 बार गया हूं, बिजनेस प्लान नहीं दिखाया अभी तक। क्यों? क्योंकि उनको प्रोडक्ट पिच किया था राकेश जी ने, बिजनेस प्लान की तो बात ही नहीं हुई थी, पिच ही हेल्थ था। अब बिजनेस प्लान अगर देना है तो फिर उसको फिर तरीके से पेश किया जाए, राइट? मतलब ऐसे पेश किया जाएगा जैसे आपने एक कढ़ाई, आपको पकोड़े बनाने हैं, आपने कढ़ाई ली और आपने सरसों का तेल या कोई भी तेल डाल दिया कढ़ाई में, और आपने पकोड़ों को, बेसन के पकोड़े बनाए और उसमें डाल दिए। आपको लगता है पकोड़े बन जाएंगे? जब तक तेल गर्म नहीं होगा। तेल गर्म करने को प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। कि जैसे ही पकोड़ा तेल के कांटेक्ट में आएगा वो पक जाएगा, राइट? सो यू हैव टू हीट अप। प्रोस्पेक्ट खुद बोले, यार आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, लेकिन मेरे को पता नहीं यार मैं क्या करूं, आई एम कंफ्यूज्ड। कोई बात नहीं सर, शायद हो सकता है आज मेरा फोन इसी, आज का दिन इसी लिए लिखा हो कि आज आपकी कंफ्यूजन ही दूर करेंगे। आई हैव समथिंग फॉर यू विच विल रिमूव ऑल योर कंफ्यूजन। बैठते हैं एक बार। अब अगर वो बैठेंगे या बैठेगा, जो भी पर्सन, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका रिलेटिव है, आपका कलीग है, आपका क्लाइंट है, अब वो अपने लिए बैठ रहा है, व्हाट इज फॉर मी राइट नाउ, मेरे लिए क्या है सामने वाले के पास। और जब आप बिना प्रोस्पेक्टिंग के किसी के पास जाते हैं, तो वो आपको टाइम ऑब्लिगेशन में दे रहा है, ध्यान रखना। वो आपको टाइम इसलिए दे रहा है क्योंकि वो आपको जानता है, जस्ट फॉर ऑब्लिगेशन, चल यार 4-5 बार बंदा बोल चुका है, एक बार देख लेते। ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि वो फॉर्मेलिटी के तौर पे भी देखेगा तो वो हिल जाता है कि वो क्या देख रहा है, वो एक अलग बात है। बट डोंट यू वांट कि आपकी प्रेजेंटेशन पे जो क्लोजिंग्स है, आपका जो रेशियो है वो बढ़े। वो कब बढ़ेगा? आपकी क्लोजिंग रेशियो तब बढ़ेगी जब आपकी कढ़ाई गर्म है, उसमें जब प्रोस्पेक्ट जाएगा तो वो ढंग से पक के बाहर आएगा, वो मेच्योर होके आएगा। और उस कढ़ाई के तेल को गर्म करने को ही प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं, टू फाइंड आउट व्हाई। रीजन ढूंढना बहुत जरूरी है। आप, कोई भी पर्सन खाम का कुछ नहीं खरीदता सर। सेल्स में ने कहावत है कि पीपल बाय विद इमोशंस बट दे जस्टिफाई देयर डिसीजन विद लॉजिक। एग्जाम्पल देता हूं, हम दुनिया में कुछ भी खरीदते हैं वो इमोशन से खरीदते हैं, उसके बाद हम उसको जस्टिफाई करते हैं किसी लॉजिक से। ठीक है? आप कोई भी चीज उठा लो, पास्ट में प्रेजेंट में, कभी भी आप कोई चीज खरीदोगे तो आपका कोई ना कोई इमोशन होगा उसके साथ। फिर बाद में आप तर्क दे रहे होंगे, यार मैंने ये इसलिए खरीदी क्योंकि ये ऐसा ना होता तो वैसा हो जाता वगैरह वगैरह। बट उस चीज को खरीदने के पीछे कुछ ना कुछ तो इमोशन था। तो फाइंड आउट द इमोशनल कनेक्ट ऑफ द प्रोस्पेक्ट। उसके किसी इमोशन को कनेक्ट करो अपनी पिच में, तब सामने कुछ रखो जो आपके पास है। कभी आपने एड्स देखी हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, कोका कोला क्या बेचता है? कोका कोला की एड अगर आपने देखी होगी तो व्हाट डज कोका कोला सेल? मैं एक एक करके, कोई हाथ खड़ा करना चाहेगा? विनय जी, विनय जी, मैं अनम्यूट कर रहा हूं।
बताइए विनय जी, कोका कोला क्या बेचता ओनली इमोशंस, मतलब उसके जितने भी एड्स आते हैं, जैसे एक दिवाली पे जनरली एड एड आता था कि एक चौकीदार, जो बूढ़े चौकीदार है, उसको कॉलेज के बच्चे जा करके वो कोका कोला पिला रहे होते हैं। या जैसे अभी कैडबरी का एग्जांपल ले लीजिए। अभी पीछे एड आया था कि वो एक जो होम कुक वाली लेडी थी, उसका वो लोगों ने आके वहाँ होर्डिंग बना दिया इतना बड़ा कि देखो आपका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। तो जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमोशनली कनेक्ट करते हैं लोगों को, साइकोलॉजिकली उनके माइंडसेट को, कि ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना हुआ है। चाहे सर्दी हो गर्मी हो, कोक पीना है। कोक इज नॉट बाय द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब सीजनल सीजनल प्रोडक्ट नहीं है कि गर्मियों में ही कोक पीना है। आप दिवाली पे भी कोक के एडवर्टाइजमेंट देखोगे, इट मीन्स कि लोग सर्दियों में भी कोक पी रहे हैं। इट इज जस्ट है? राइट। इमोशनली कनेक्ट की माइंडसेट से वो इमोशनल कनेक्ट कर देते हैं उसको। तो कोई भी पर्सन, थैंक यू विनय जी, थैंक यू। कोक कोई कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड एंडोर्स नहीं करता अपनी एड में, वो एक इमोशन सेल करता। कभी आप कैडबरी की एड देखना दिवाली पे, भाई बहन एक दूसरे को कैडबरी शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग एंड केयरिंग, ये इमोशन था कैडबरी का। वहां पे चॉकलेट के बेनिफिट फीचर्स नहीं हाईलाइट होते, वहां क्या हाईलाइट होता है? इमोशंस। सो आप कभी भी किसी को जब भी पिच करोगे, ध्यान रखना, जब भी कोई भी पर्सन आपसे कुछ खरीदेगा तो वो इमोशन पे ही खरीदेगा, लॉजिक पे खरीदेगा ही नहीं। और जो पर्सन लॉजिक पे खरीदेगा, आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। बताता हूं कैसे। पहले तो वो गूगल पे जाके इतने सारे तर्क निकालेगा कि आयोनाइज वाटर की तो इतनी सारी थ्योरीज है, उसको सेटिस्फाई करो। जहां लॉजिक आ गया, वहां पे सेल हो ही नहीं सकती। और जहां इमोशन आ गए, वहां सेल रुक नहीं सकती। फिर चाहे वो 10,000 रुपये कमाता हूं। अभी रिसेंटली हमारे ग्रुप में 7,000 रुपये कमाने वाले पर्सन ने भी मशीन खरीदी है। 7,000 रुपये महीना कमाने वाले इंसान। अमित पाल जी हैं हमारे ग्रुप में, अभी वीडियो पे भी आए थे। 15,000 रुपये कमाते हैं। 12,000 रुपये की तो ईएमआई करवा ली मशीन खरीदने के लिए। वही जानते होंगे वो कैसे मैनेज कर रहे हैं ये। आपको क्या लगता है ये लॉजिक से हुआ होगा? पॉसिबल नहीं है। इमोशन से हुआ होगा। एक एक फौजी जब लड़ता है जंग में, सामने वालों के पास हथियार है, तो आपको क्या लगता है वो लॉजिक से लड़ते होंगे? वो इमोशन से लड़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको सामने वाले को जीतना है तो उसका उसके उसके वाई के साथ कनेक्ट, और अपना वाई उसको बताओ, वाई आई एम डूइंग दिस। कोई मुझे पूछता है ना कि मैं क्या करता हूं, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है मैं क्या करता हूं, मैं क्यों करता हूं इस काम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट। राइट। सो वाई is always important. How and what is not important. People don't buy what you do, they buy why you do. ठीक है, तो कभी भी आपने कभी कुछ अपनी पुरानी प्रोस्पेक्टिंग करी होगी तो उसको याद करना। कोई सेल करी होगी तो उसको याद करना कि वाई योर क्लाइंट हैज परचेज फ्रॉम यू। आपके क्लाइंट ने आपसे क्यों खरीदा था। किसी भी आप बिजनेस में हो, आप इंश्योरेंस में हो, आप किसी भी प्रोडक्ट सेलिंग में, सर्विस सेलिंग में हो, एक बार डीपली जाके स्टडी करना, आपके क्लाइंट ने आपसे ये प्रोडक्ट क्यों खरीदा था। सो कैप्स पे हमने बात करी, हमने वाई के ऊपर बात करी, राइट। किसी का अभी इस पे कोई भी क्वेश्चन है, कुछ शेयर करने चाहता है तो आप बात कर सकते हैं। ओके ग्रेट। अब बात करते हैं, हमने कॉलिंग करा, हमने अप्रोचिंग करा। अब जब हम प्रेजेंटेशन देंगे, अभी आप कैसी प्रेजेंटेशन देते हैं ये तो मुझे नहीं पता। हम लोग 61 लोग हैं इस कॉल पे, हर इंसान अपने तरीके से देता होगा, बट तीन चीजें हमेशा अपने प्रेजेंटेशन में ध्यान रखें। अगर ये तीन चीजें आपने ध्यान रखी तो यू विल बिकम द बेस्ट प्रेजेंटर। पहली चीज, आपकी प्रेजेंटेशन अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए सामने वाले के हिसाब से, उसको समझ आनी चाहिए। अगर आपकी प्रेजेंटेशन आपको समझ आ रही है और उसको नहीं आ रही, वो प्रेजेंटेशन नहीं है। सो योर प्रेजेंटेशन शुड बी अंडरस्टैंडेबल।
आपको ओआरपी नहीं समझाना आता या उसको ओआरपी नहीं पता, तो सिंपल समझाओ व्हाट इज ओआरपी। पेंट का एग्जांपल ले लो। सर लोहे पे अगर पेंट करते हैं तो क्या होता है, पेंट लोहे पे जंग लगने से बचा लेता है, ऐसे ही होता है। ऐसा ही पानी में भी होता है। मेरा पानी आपकी बॉडी के अंदर आपको एजिंग से बचाएगा। इट एक्ट्स लाइक दिस इज ओआरपी, सिंपल जैसे भी आपको समझाना हो। ठीक है, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा डीपली। तो पहली चीज, प्रेजेंटेशन शुड बी अंडरस्टैंडेबल। दूसरी, प्रेजेंटेशन शुड बी मेमोरेबल, यादगार होनी चाहिए, कुछ देखा था। एक बार मैं जनरली जब भी मैं किसी क्लाइंट के फॉलोअप पे जाता हूं तो मैं उनसे कभी कभी पूछ लेता हूं, सर आपको याद है वो हमने 3 प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी? हाँ मेरे को याद है। वैसे बता सकते हो, अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ यार, वो माइनस ओआरपी का पानी था, तेरा पानी नीला हो गया था, एल्कलाइन था, और हल्का पानी था, कुछ क्लस्टर्स थे। मैं कहा इसका मतलब याद है। वो याद उसको अपनी वजह से नहीं, हाँ हो सकता है कोई क्लाइंट बहुत ज्यादा अटेंटिव हो, एक अलग बात है। बट 90% केसेस में अगर आपकी प्रेजेंटेशन आपके क्लाइंट को, आपके प्रोस्पेक्ट को याद रहती है, तो आप जीत चुके हैं, आप जीत चुके हैं उसको। वो आज नहीं तो कल क्लोज हो जाएगा। और वो याद कब होगी, वो मेमोरेबल कब रहेगी, जब वो अंडरस्टैंडेबल हो। तीसरी चीज, प्रेजेंटेशन शुड बी इमोशनल। तो अभी हमने 3 चीजों पे बात करी, अंडरस्टैंडेबल, मेमोरेबल एंड इमोशनल। अगर ये 3 चीजें का बैलेंस आप अपनी प्रेजेंटेशन में डालते हो, आई कैन बेट यू, आपको कोई नहीं हरा सकता। आप एक बेस्ट क्लोजिंग ऑफिसर, एक बेस्ट सेल्स पर्सन बन जाएंगे। अभी मैं लीडर बनने की बात नहीं कर रहा। लीडरशिप इज अ डिफरेंट टॉपिक। एक अच्छा सेल्स पर्सन जरूरी नहीं है एक वो अच्छा लीडर हो। राइट, लीडरशिप के ऊपर हम बात नहीं कर रहे, आज हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं। आशीष, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, अनम्यूट कर सकते सर गुड इवनिंग। हैं। गुड इवनिंग। हाँ सर, मैं ये चाहता हूँ कि आप प्रेजेंटेशन में जो इमोशनल वाला आपने एस्पेक्ट बताया है उसको लेके थोड़ा सा एक बार उसको एलोबरेट करें, थोड़ा सा समझाएं। ओके, सो जनरली क्या होता है कि जब आप सामने वाले के वाई को पकड़ पाते हैं, आपने सामने वाले के किसी रीजन को डायग्नोस कर लिया, तो आपको उस रीजन को, वो उसका इमोशन है, उसके साथ कनेक्ट करना है। मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने रिसेंटली एक क्लोजिंग की, तो अनफॉर्चुनेटली उनके घर फैमिली में किसी को कैंसर से डेथ हो गई थी। तो ऑब्वियसली हम ये तो क्लेम नहीं कर सकते कि कैंगन पीने से कैंसर नहीं होगा। ऐसा क्लेम तो कोई भी नहीं कर सकता, राइट, कि ये खाने से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन एटलीस्ट हम ये तो बोल सकते हैं, सर क्या हम कोई ऐसा प्रिवेंशन अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हैं कि फैमिली में एक पर्सन के साथ हुआ, भगवान ना करे ये नौबत दोबारा आए किसी के साथ, डू वी आर वी टेकिंग एनी प्रिवेंशन, प्रिकॉशन एंड मेजर फॉर दिस? ठीक है। दूसरा, मेरा उनसे सवाल था, सर वैसे तो मतलब, क्योंकि आपने बताया तो मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी हेल्थ इंडस्ट्री में हूं, मैंने उनसे ऐसे बात करी। तो आपको डायग्नोस मतलब पता लगा था कि कैंसर क्यों हुआ? मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे ही बोल रहा था कि शब्द लड़खड़ा रहे थे। क्योंकि कई बार आप बहुत जल्दी बात करते हैं तो आपको उनको लगेगा यार तो सेल्स की बात कर रहा है। तो ये कैंसर क्यों हुआ था, इसके पीछे कोई रीजन पता लगा? मैं उनके इमोशंस पे जा रहा हूँ ना। तो नहीं यार, कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं पता लगा ना, वो ड्रिंक करते थे, ना स्मोक करते थे, ना टोबैको च्यू करते थे, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल था, हम तो खुद सोच रहे हैं ये सब कैसा हुआ। तो डॉक्टर का क्या कहना था इसके ऊपर, क्या ये किसी को भी हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर का कहना तो बहुत सिंपल था कि किसी को भी हो सकता है, इसकी कोई स्टडी नहीं है कि ये खाने से ही होगा, ये खाने से नहीं होगा। तो हम आपने डॉक्टर से पूछा कि ये ना हो तो इसके लिए हम क्या करें? दोबारा फैमिली में भगवान ना करे किसी को ये
ये ना नहीं होना चाहिए ना, बिकॉज इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ डेथ। तो सर मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं बिकॉज आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। आई एम नॉट हियर टू सेल यू समथिंग, मेरे पास सॉल्यूशन है, और वो किस तर्क पर है वो भी तर्क मैं आपको दूंगा, राइट? तो अब जब मैं प्रेजेंटेशन दूंगा ना, तो माय प्रेजेंटेशन विल कनेक्ट विद हिज इमोशंस। सो कुछ भी हो सकता है घर में, कोई भी चैलेंज हो सकता है ना। पर्सन के पास जॉब नहीं है, बिजनेस कोलैप्स हो गया, ये भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। जरूरी तो ना हेल्थ ही ग्राउंड हो, वेल्थ भी तो एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। ये भी तो चैलेंज हो सकता है कि घर में 2 लाख रुपए की इनकम है या 1 लाख रुपए की इनकम है, और लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पा रहे, बच्चों की फीसेस ज्यादा है, किराया ज्यादा है, गाड़ी की किस्त है, कर्जे पे कर्जे चढ़े जा रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। ये भी तो एक इमोशनल ग्राउंड हो सकता है। बट ये इमोशनल ग्राउंड आप जानेंगे कैसे, उसके ऊपर भी बात करूंगा कैसे जानेंगे, ठीक है? तो प्रेजेंटेशन के अंदर 3 फैक्टर होने चाहिए, याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊंगा। प्रेजेंटेशन के अंदर 3 फैक्टर होने चाहिए: अंडरस्टैंडेबल, प्रेजेंटेशन शुड बी इमोशनल एंड मेमोरेबल। अब 2 तरह की प्रेजेंटेशन होती है, एक तो होती है बहुत तसल्ली पूर्वक प्रेजेंटेशन, जहां पे आप बैठे हैं ये सब कुछ कर रहे हैं, और एक होती है आपकी शॉर्ट प्रेजेंटेशन जहां टाइम कम है, राइट, और आपको कम शब्दों में ज्यादा डिलीवर करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन के 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट है आपका कंटेंट, आपकी पीपीटी। दूसरा है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, और आपकी विजुअल टूल्स जो आप पीपीटी में दिखाते हैं। तो जब भी आप शॉर्ट प्रेजेंटेशन दें, 10 मिनट 15 मिनट के अंदर, तो आप कंटेंट पे कम फोकस करें, बॉडी लैंग्वेज पे और वॉइस मॉड्यूलेशन पे ज्यादा फोकस करें। 65 to 70% रोल आपकी बॉडी लैंग्वेज का होता है प्रेजेंटेशन के अंदर। कंटेंट हार्डली मैटर्स। हमारी कंपनी में ऐसे ऐसे भी पीपीटीज मैंने देखी हैं, लोग बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनकी पीपीटी आप हो सकता है यूज करना पसंद नहीं करेंगे, बट दे आर डूइंग वेरी गुड सेल्स, बहुत अच्छी सेल्स कर रहे हैं। मैं तो हैरान होता हूं कि क्योंकि कंटेंट मैटर नहीं करता ना, एक्चुअली में सेल्स में मैटर ही कुछ और करता है। अगर सेल्स में इंटेलेक्ट मैटर करता तो सारे इंटेलिजेंट लोग सेल्स कर रहे होते। सेल्स इज नॉट द मैटर ऑफ योर इंटेलेक्ट, यहाँ इंटेलेक्ट काम नहीं करता, यहाँ काम करता है कनेक्टिविटी, यहाँ काम करते हैं इमोशंस, यहाँ काम करता है सामने वाले को समझना, उसकी नीड समझना, वो एक्चुअली में क्या ढूंढ रहा है वो समझना। ठीक है, आप उसके पास जाके, आपके पास प्रोडक्ट तो वही है, बट उसको सामने रखोगे कैसे, ये भी तो मैटर करता है, राइट? तो आपकी जो बिजनेस प्रेजेंटेशन या आपकी जो प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन होगी, उसके अंदर कंटेंट से ज्यादा आप ओआरपी पे फोकस करोगे, आप एल्केनिटी पे फोकस करोगे, इससे ज्यादा फोकस आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे करो, आप अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन पे करो। अगर आप एक ही तरीके से बोलते हो ना, मान लो अगर मैं भी आपसे इस टोन में बात करूं, ठीक है हम लोग कर लेंगे, ठीक है, ये ट्रेनिंग बहुत, क्या आपको मजा आएगा? सो जाओगे। और मैं बहुत तेज तेज बोलता जाऊं तो भी नहीं समझ आएगा, राइट? लेकिन एक वर्ड ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, आप भी बोर नहीं होंगे और मेरी भी एनर्जी बनी रहेगी। ये चीजें शायद हो सकता है आपको कोई ना सिखाए। बॉडी लैंग्वेज पे भी एक बुक है, ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी नहीं है पूरी, मैंने शायद 20-25 पेजेस पढ़े होंगे बहुत साल पहले। वो 20-25 पेजेस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था बॉडी लैंग्वेज को। सो विनय जी, भी मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। सो अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन में वैल्यू ऐड करनी है,
तो वो सिर्फ और सिर्फ इमोशन से हो सकती है, स्टोरी से हो सकती है। जिस ब्रांड के पास कोई स्टोरी नहीं है वो ब्रांड बिकेगा ही नहीं, राइट? तो आपको क्या लगता है, नाइकी नाइकी जूते बेचने आता है? कभी आपने नाइकी का अगर ऐड देखा हो तो? कभी आपने गाड़ी की ऐड देखी हो तो? सियाज गाड़ी की ऐड आती है, वो गाड़ी की एडवर्टीजमेंट करते नहीं, वो एक इमोशन की एडवर्टीजमेंट करते हैं। इंश्योरेंस वालों की ऐड देखी होगी आपने, वो क्या प्रोडक्ट के फीचर बेनिफिट बताने आते हैं? वो तो एक इमोशन से कनेक्ट करते हैं। ऑडियंस देख रही होती है, हाँ यार अगर हमारे साथ भी, वो स्टोरी से रिलेट करते हैं। सो आपको क्या लगता है, वो इंश्योरेंस खरीदते हैं? वो इमोशन खरीदते हैं। हाँ जी विनय जी। मनीष, मैं एक बार पूछ रहा था कि ये जो है, पहला कंटेंट है, दूसरा बॉडी लैंग्वेज है, तीसरा इमोशन है, राइट? किस चीज में आप पूछ रहे हैं? ये जो आपने बताया था अभी, हाँ, पहला तो पॉइंट था बिजनेस कंटेंट, दूसरा बॉडी प्रेजेंटेशन के दो लैंग्वेज और एस्पेक्ट्स वॉइस। हैं। प्रेजेंटेशन के दो एस्पेक्ट है, एक तो कंटेंट हो गया, दूसरा एस्पेक्ट की ही ये सारी ब्रांचेस हैं, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन और आपके विजुअल्स। पीपीटी के अंदर फॉन्ट्स कम रखो, विजुअल्स ज्यादा रखो। और अगर आपको, आपकी मान लो आपकी कॉलिंग बहुत अच्छी है, आप प्रेजेंट अपॉइंटमेंट लेना सीख गए, अब आप प्रेजेंटेशन को भी मेमोरेबल बना रहे हो, अंडरस्टैंडेबल बना रहे हो, आप प्रेजेंटेशन के अंदर इमोशंस डाल रहे हो, क्लोजिंग कैसे करोगे? तो क्लोजिंग का एक फॉर्मूला, इसको बोलते हैं राइट्स, RITES। लिख सकते हो, बहुत शानदार फॉर्मूला। आर मींस रिस्क रिडक्शन, आई मींस इनकम इंक्रीज, टी मींस टाइम सेव्ड, ई मींस एक्सपेंस रिडक्शन और एस मींस स्ट्रेस रिलीफ। तो सपोज मैं विनय शर्मा जी के साथ बैठा हूं, तो विनय शर्मा जी को प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, विनय शर्मा जी बोल रहे हैं हाँ तो SD 501 अच्छी मशीन है, लेकिन मनीष जी मैं आपको बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, अभी मेरा डिसीजन नहीं बना। तो मैं पूछूंगा विनय जी क्या चीज, व्हाट इज स्टॉपिंग यू? क्या ऐसी चीज है जो आप जिस पे विचार कर रहे हैं? प्रोडक्ट पे विचार कर रहे हैं, बजट पे विचार कर रहे हैं, किस पेमेंट ऑप्शन पे करना है इस पे विचार कर रहे हैं? ठीक है, तो यहां पर आपको राइट्स फॉर्मूला यूज करना है। देखिए विनय जी, अगर आप मेरा प्रोडक्ट, अगर आप आज कैंगन के साथ जुड़ते हैं, तो पहली चीज सर, यू आर गोइंग टू रिड्यूस योर एक्सपेंसेस। मान लीजिए अगर मुझे विनय जी के बारे में पता है, तो इस पे आपको सामने वाले की नीड आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। मान लो विनय जी के घर पे, फॉर एन एग्जाम्पल, या कोई भी किसी के घर पे कोई एक्स अमाउंट ऑफ मेडिसिन आ रही है और किसी को रिलीफ मिला है, मेरे किसी क्लाइंट को, तो मैं वहां कनेक्ट कर दूंगा, सर उनके घर में 5,000 रुपए की मेडिसिन आती थी, पता है? सेम प्रॉब्लम थी, बट उनको इस प्रोडक्ट को लेके आने 6 महीने हो गए, आज उनको रिलीफ है और दे आर सेविंग 5,000। तो पहले तो मुझे बताइए सर, पहला फायदा उनको क्या हुआ? 3.25 लाख रुपए लगा के 5,000 रुपए महीने की उनका बचत हुआ। मुद्दा 5,000 भी नहीं है सर, मुद्दा स्ट्रेस का है। दवाई खाना कितना स्ट्रेस है सर, स्ट्रेस रिलीफ रिलीफ। एंड सर लेट मी टेल यू, अगर आज उन्होंने अभी तक मुझे 5 लोगों के रेफरेंस दिए हैं और 5 में से मैं 3 क्लोजिंग कर चुका हूं, 52,000 रुपए की इनकम जा चुकी है, उनकी इनकम इंक्रीज हुई, रिस्क रिड्यूस हुआ। जितनी ज्यादा मेडिसिन खाएंगे उतना ज्यादा रिस्क बढ़ेगा ना और बीमारी आने का। सो दिस इज कॉल्ड राइट्स। ये किसी भी तरीके से आप, अब ये राइट्स सामने वाले के हिसाब से यूज करना है, उसका राइट्स उसका होगा ना।
कहीं किसी और का राइट्स उस पर चेप दिया, उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको राइट्स फॉर्मूला यूज करना है। तो जब भी आप सामने वाले को रीजन देते हो, सर व्हाई यू हैव टू बाय, बिकॉज इट इज गोइंग टू रिड्यूस द रिस्क फैक्टर इन योर लाइफ, इट इज गोइंग टू हेल्प टू इंक्रीज योर इनकम, इससे आपका समय बचेगा, इससे आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सर। प्रोडक्ट के फीचर कोई नहीं खरीदता, पीपल बाय व्हाट इज फॉर देम। उनका क्या फायदा है, उनका फायदा दिखाओ। अच्छा फिर बाद में पूछेगा वो खरीदने के बाद, अच्छा 6 pH यहां से आएगा, 11.5 यहां से आएगा। फीचर्स ऑलवेज कम इन द लास्ट, फीचर्स तो हमेशा आखिरी में आएंगे। सबसे पहले तो कारण पहले आएगा, वाई आई नीड टू बाय, मैं क्यों 2.25 लाख लगाऊंगा। और अगर आप कभी भी, अब आप गलतियां समझ सकते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं। हम लोग सीधा प्रोडक्ट बेचने पे लगे। वी आर नॉट इन द सेलिंग, इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट, वी आर इन द बिजनेस ऑफ विनिंग पीपल। हम लोगों को जीतने वाले धंधे में। वो हमारे धंधे में जीतेगा या नहीं जीतेगा वो बात की बात है, लेकिन हमें पहले उसको जीतना है। और मैं तो एक ही चीज याद, हमेशा एक चीज से काम करता हूं, कल को 5 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, डाउन द लाइन 3 साल बाद, कुछ भी समय के बाद, मान लो मुझे एक अपना सेकंड वेंचर शुरू करना है, कोई फैक्ट्री डालनी है, राइट, कोई कोई और प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कोई और नई सर्विस शुरू करनी है। मैंने कैंगन में 5 साल दिए, मैंने अपने पुराने प्रोफेशन में 10 साल दिए, और मैंने इन 15 सालों में रिलेशन ही नहीं बनाए। डू यू थिंक कि मैं नए काम के अंदर बहुत इजीली सक्सेसफुल हो पाऊंगा, या मुझे एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिलेगा? क्योंकि किसी भी बिजनेस के अंदर अगर आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा तो वो रिलेशनशिप पे मिलेगा। पैसा तो बैंक देने के लिए बैठा है, पैसा तो कितने सारे इन्वेस्टर देने के लिए बैठे हैं। तो हम लोग इस बिजनेस में क्या कर रहे हैं? वी आर इन द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। और वो कब होगा? जब आप एक्चुअली में सामने वाले के को सर्व करेंगे। मेरे अपलाइन है रोहित शर्मा जी, वो एक बात बोलते हैं, जो करेगा सर्व वही करेगा डिजर्व, जो नहीं करेगा सर्व वो नहीं करेगा डिजर्व। सिंपल सी बात। तो सर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैंने आज आपको बताया, मैं उनके घर गया, हालांकि राकेश जी के क्लाइंट है, मेरे 8 पॉइंट के बाहर भी हैं, बट इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या हम सारा काम 8 पॉइंट, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट के लिए कर रहे हैं? राइट। एक और राकेश जी के क्लाइंट है, उन्होंने सुपर मशीन ऑर्डर करी, और ये बात राकेश जी को बाद में पता लगी, शायद मैंने पता नहीं पूरी डिटेल में बताई नहीं बताई। अनफॉर्चुनेटली उनकी सुपर मशीन में एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन कोई सॉफ्टवेयर फॉल्ट हो, हमें मशीन बैंगलोर भेजनी पड़ गई। आप क्या करेंगे? कस्टमर को क्या सर्विस देंगे? इस बात को 15 दिन हो गए, 12-15 दिन हो गए, मशीन अभी तक आई नहीं है। आ जाएगी, आज भी मेरी बात हुई है, बट व्हाट बेस्ट यू कैन डू। सो मैंने अपने मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं हमारी टीम में, रोहित गौर जी हैं, उनके पास एक स्पेयर मशीन थी, सील पैक SD 501, और क्लाइंट बोलता है मुझे SD ही चाहिए। तो मैंने उनकी मशीन वहां पे बिल 24 घंटे के अंदर कनेक्ट कराई। उनकी अब SD आएगी, फिर उनको 2-3 बार सर्विस दी। 10 दिन बाद पता लगता है उनके पानी का TDS जो 200 था वो 250 हो गया, पानी खारा लगने लग गया। और ये बात भी नहीं पता होगी राकेश जी को। उन्होंने मुझे 3 दिन पहले कॉल किया कि ऐसे ऐसे हमें प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ब्लोटिंग हो रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं मैम, मैं एक बार आ जाता हूँ। आई पर्सनली वेंट, में गया और मैंने TDS वगैरह सारा प्रॉपर्टीज चेक करी, तो पानी की प्रॉपर्टीज तो ठीक बन रही थी, लेकिन TDS ज्यादा था। तो कहती आप हमारी मशीन RO के साथ कनेक्ट करा दो। मैंने कहा ठीक है मैम, मैं RO के साथ कनेक्ट करा देता
आरओ का टैंक लगा, अमित ने लाके दिए जो हमारे इंस्टॉलेशन वाले करते हैं। टैंक आया लगभग 5-6 हजार रुपए का। क्लाइंट ने बोला कि मैंने आपको 4 लाख रुपए दिए, SD 501 279 की है, 1,21,000 रुपए आपके, मेरे पैसे आपके पास रखे। मैंने कहा हाँ जी मैं, मेरे पास रखे। तो आप उसमें से 6,000 रुपए काट लेना टैंक के। क्या वो पैसे मेरे पास हैं, कंपनी के पास हैं? कंपनी के पास है। आएंगे किसके खाते में रिटर्न? कस्टमर के अकाउंट में। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा नो प्रॉब्लम है, वो जब भी आपका अकाउंट सेटल हो जाएगा तो हम 6,000 रुपए का सेटलमेंट कर लेंगे। नो क्वेश्चन आस्क्ड, बिकॉज कस्टमर ने 4 लाख दिया, उसकी मशीन में फॉल्ट हुआ। अगर मैं उस केस में होता, उस जगह पे होता, तो मैं क्या सोचता, वट आई वुड फील। 4 लाख रुपए की मशीन खरीदने के बाद मेरे घर पे मशीन डिलीवर हुई और वो सही पीस नहीं आया, मेरा तो वहीं ट्रस्ट टूट जाता। मैं बोलता छोड़ो यार, कैंसिल करो, मेरे पैसा मांगो। ऑन स्पॉट सर्विस दी, टैंक भी लगाया, 4 विजिट दे चुका हूं। सिर्फ किस चीज के लिए? 2 चीज के लिए। पहली चीज, उनको उनसे मैं मिलने गया, तो फेस मैं था, राकेश जी नहीं थे, राइट? तो इसका मतलब क्लाइंट किसी का भी हो, अगर फेस मैं हूं तो मैं आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट सर्विसेज। पहली चीज। अगर मेरा, चलो राकेश जी तो चेन्नई में है, वो तो पिक्चर में नहीं है, मतलब सामने नहीं है डेमो में, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर फेल हो जाता है तो यू शुड टेक द चार्ज। तो यहां तो राकेश जी दूर हैं, राइट, वो एक अलग मैटर है। दूसरा, मेरी ब्रांड लॉयल्टी, कि अगर मैं उसको सर्विस नहीं दूंगा तो इनेजिक का भी नाम खराब होगा, कल को वो कैंगन की बुराई करेगी। एक सेटिस्फाइड कस्टमर हो सकता है आपको एक भी कस्टमर ना दे, लेकिन एक नेगेटिव कस्टमर 100 कस्टमर खराब कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ जी विनीत जी। सर सेम चीज मैंने भी करी सर। कल मैं एक पर्सन के पास गया था जिनसे परसों मेरी बात हुई थी आपके बारे में। तो उन्होंने मशीन हमसे नहीं ली, लेकिन मैं उनके घर पे गया, उनका टीडीएस वगैरह चेक किया, उनकी डिवाइस चेक करी और ई क्लीनिंग करी। उनका टीडीएस 24 आ रहा था। तो मैंने उनको बताया कि आप टीडीएस सबसे, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ये थी कि जब उन्होंने डिस्कस किया था कि वाइफ को ना ब्लोटिंग हो रही थी, एसिडिटी ज़्यादा बन रही थी। तो मैंने टीडीएस चेक किया। सबसे पहले मैंने उनको यही एडवाइस दी कि आप सबसे पहले अपने आरओ का टीडीएस इसको इंक्रीज़ कराइए, और बाकी जो चीज़ें हैं वो जब आप रेगुलर पानी पियोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो ई क्लीनिंग करी मैंने, दोबारा से ई क्लीनिंग करके मैंने उनको ये भी बोला कि शाम को अगर आपको कुछ दिक्कत हो इसको वापस से सेटल करने में तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। आज शाम को उनका फ़ोन आया वापसी ओके। कि आप जो बता गए थे, तो मैंने आरओ वाला को बुलाया। एओ स्मिथ का आरओ लगा हुआ है उनके यहाँ पे, कि अच्छा। उन्होंने बोला कि हम ऑलरेडी जो आपका टैप वाटर होता है इस पे हम कनेक्ट करते हैं तो उसका 90% हम डिसॉल्व कर देते हैं, तो इसलिए जो टीडीएस आ रहा है हमारे आरओ को ठीक आ रहा है। ओके। क्योंकि उनके टैप वाटर का टीडीएस 272 से 80 के आसपास है शायद। तो राइट। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप एक बार उनसे पता कर लीजिए कि इसका टीडीएस कैसे सेटल हो सकता है। अदरवाइज मैं जो हमारे इंस्टॉलेशन इंजीनियर हैं मैं उनसे कंसल्ट कराऊंगा आपको, तो जो वो जैसे एडवाइस करेंगे फिर वैसे कर लेंगे। तो मेरा भी जो इंटेंशन था वो बिल्कुल यही था कि एटलीस्ट कि वो उनके माइंड में ये ना जाए कि कल को अगर मैंने जिस मशीन जिस मर्ज़ी से ली हो, लेकिन कंपनी के बारे में उनका इंटेंशन, वो कल जब मैं घर से निकल रहा था उनके, उन्होंने कहा यार सो नाइस ऑफ यू, मतलब मैंने आपको मतलब नई मशीन आपसे परचेज़ की, जबकि डेमो देने आप ही आए थे, उसके बावजूद मैंने उनसे परचेज़, लेकिन स्टिल आप सर्विस के लिए आए। आई एम रियली ऑब्लाइज विद यू। मैंने कहा नहीं सर कोई बात नहीं, आप सर्विस हमसे लो, ट्रेनिंग हमसे लो, चीज़ें हमसे समझो, कोई इश्यू नहीं है। तो उस चीज़, आज जब उनका कॉल बैक आया तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि यस उन्होंने डायरेक्टली बेझिझक मुझे कॉल किया कि उस चीज़। सो ये जो भी आपने किया, दिस विल मेक योर रिलेशन मोर स्ट्रॉन्गर, जबकि वो आपके क्लाइंट नहीं है। और कभी ये भी आशा मत रखना कि वो आपको धंधा दें, हो सकता है ना दें, बट अगर आप उनके साथ रिलेशन बनाते हो तो एक फ्यूचर में वो आपको किस तरीके से पे करेगा ये तो मुझे नहीं पता, बट पे जरूर करेगा। सोमनाथ जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? Actually, I want to understand what is the relation between TDS and our water. उसको कम I have not explored actually. ओके। तो ये तो एक थोड़ा डिफरेंट टॉपिक हो गया, इसको भी हम टच कर लेंगे एट द एंड। Okay, ठीक है। हाँ, तो टीडीएस का रोल रहता है पानी के बनने में, तो वी विल टॉक अबाउट। okay. तो ये मैं आपको चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि
हम जिस बिजनेस में हैं वहां पे हम सामने वाले को से जब पैसा लेते हैं ना, तो वो हमारे ट्रस्ट पे पैसा देता है। वो पहले दिन प्रोडक्ट को नहीं जानता, उसको ये भी नहीं पता होता एक्चुअली में वो ठीक होगा नहीं होगा। वो सिर्फ सेल्स इज व्हाट इज सेल्स? इट इज जस्ट ट्रांसफरिंग योर इमोशंस इनटू अदर पर्सन। तो व्हेन यू ट्रांसफर योर इमोशंस टू द अदर पर्सन तो सेल्स हैपन। और जब ये ट्रांसफर नहीं होता, फाइल आपके इमोशंस उसके अंदर जब नहीं पहुंचते तो सेल नहीं होती। और तो जब वो पैसा देता है ना, तो वो आपके इमोशंस को कनेक्ट कर पाता है अपने साथ, तब वो पैसा देता है। राइट? 90% लोग डिस्काउंट में पता है क्यों फंस जाते हैं? टचवुड हम लोगों से लोग मांगते हैं डिस्काउंट, बट शायद 500 में से एक या दो। तो इसलिए अगर मेरे को उन कस्टमर को छोड़ना भी पड़ता तो दुख नहीं होता। तो हम डिस्काउंट, व्हाट इज डिस्काउंट? जब आप अपने टैलेंट और अपने स्किल को यूज कर कर सेल नहीं करते, राइट, तो आपको डिस्काउंट देना पड़ता है। सामने वाले ने एक बार मेरे से पूछा, उसको 50,000 रुपये किसी से मशीन से डिस्काउंट मिल रहा था। मेरा एक ही सवाल था, आप तो 50,000 रुपये ले लोगे, जिस पर्सन से आप मशीन खरीद रहे हो आप बिजनेस भी करोगे थोड़ा बहुत? हाँ, मैं रिकमेंड करूंगा। क्या आपको लगता है उसमें और मुझ में 50,000 रुपये की वैल्यू का फर्क हो? कह रहे 50 नहीं, 50 लाख का फर्क। क्या वो पर्सन जब आपके डेमो देने जाएगा और मैं जाऊंगा, चांसेस किसके हैं कि कौन ज्यादा क्लोजिंग कर पाएगा? ऑब्वियसली आप। तो आप 50,000 देख रहे हो, मैं आपको बताता हूं इस बिजनेस में 50 लाख कैसे बन सकते। स्ट्रेट अवे डाइवर्ट, नो क्वेश्चन आस्क्ड, नो डिस्काउंट। सामने वाला जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर किसी कस्टमर को डिस्काउंट देकर क्लोज करता है, तो एक चीज समझ लेना, वो स्किल बेस पे क्लोजिंग नहीं है, वो क्लोजिंग सिर्फ और सिर्फ लालच पे। राइट? तो इसलिए ना डिस्काउंट दो ना डिस्काउंट लो। तो हमें कोई डिस्काउंट मांग रहा है, कोशिश करो कन्वर्ट हिम ऑन अ कंप्लीट पेमेंट, या कोई थर्ड सेकंड ऑल्टरनेटिव निकालो कि वाकई में अगर उसको 50,000 रुपये कोई डिस्काउंट दे रहा है, हम नहीं दे सकते, तो उसको हम कॉम्पनसेट कैसे करेंगे? तरीका ढूंढा, दूसरा ढूंढो। सर गिव मी 10 रेफरेंसेस, गिव मी 20 रेफरेंसेस, आई प्रॉमिस यू आई विल गिव 2-3 क्लोजिंग आउट ऑफ 20 रेफरेंसेस, मैं आपका 50,000 रुपये पूरा करके दूं। आशीष, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अभी रिसेंट सर जो मैं आपको गुड़गांव में जो ले गया था विशाल जी के यहाँ, वो मेरे को सर थर्ड पर्सन के थ्रू कॉल थी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। Right. तो काइंड ऑफ कोल्ड मार्केट मैं नहीं जानता था, और Right. उन्होंने डेमो देखा हुआ था पहले किसी पर्सन से, हाँ जी, और हाँ मेरे जी। से फोन पे उन्होंने जब पूछा तो मैंने उनको ये बोला कि आपने जिनसे भी डेमो देखा है आप उनसे मशीन ले लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे से बात करके अच्छा लगा है, जो उनके टेक्निकल मैंने उनको आंसर दिए थे, तो एक डेमो आपको मैं जरूर देना चाहूंगा। और जब मैंने उनको डेमो दिखा दिया तो उसके बाद उनको मैंने बोला कि अब अगर आपको लगता है कि आपके आगे टीम को डेमो ये पसंद है तो आप मेरे से मशीन ले सकते हैं, अगर आपको लगता है वो दे तो आप उससे ले सकते हैं, एंड देन यू नो व्हाट हैपन अहेड। सो दिस इज वेरी गुड, राइट? क्योंकि हम देखिए, कंपनी हमें हमारे स्किल का पैसा दे रही है। जब आप 1A होते हैं ना, तो आपको 13,000 मिलते हैं, जब आप 2A होते हैं तो आपको 26 मिलते हैं। तो कंपनी 2A पे आपको क्यों 26,000 रुपये दे रही है? क्योंकि आपने 1A से ज्यादा एक्सपीरियंस लिया है, तो आपकी वर्थ भी ज्यादा होनी चाहिए। जब आप 3A बनते हैं तो आप 39,000 रुपये के हकदार, क्योंकि जब आपकी 10 सेल हुई है और 11वीं पे आपको 39 मिल रहे हैं, तो कितने सारे लोगों की ना और हाँ सुनी होंगी, कितने सारे डेमो दिए होंगे, तो 10 क्लोजिंग हुई होगी। वो बात अलग है, कुछ लोग अपलाइन के बेसिस पे बन गए, वो उनकी बात नहीं कर रहा मैं, उस पर्सन की बात कर रहा हूं जो एक्चुअल में अपनी मेहनत से बने। तो जब वो अपनी 11वीं सेल करता है, जो उसको 39,000 रुपये आते हैं ना, उसका स्वाद अलग है। आज अगर
आशीष मुझे बताया था कि आशीष ने जब अपनी सेल 39,000 की लगाई तो आशीष के लिए 39,000 नहीं 39 लाख की खुशी थी, राइट। सो एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जो आपकी फर्स्ट इंप्रेशन, कि आप किसी भी क्लाइंट पे फर्स्ट इंप्रेशन कैसे डालें, 3 चीजों से डाल सकते हैं। पहला आपका अपीयरेंस, दूसरा आपकी बॉडी लैंग्वेज, तीसरा आपका एटिकेट, आपके मैनर्स। सबसे पहले आपकी आपकी अपीयरेंस है। कोई मुझे नहीं जानता, मैं सामने वालों को नहीं जानता, मैं उससे पहली बार मिल रहा हूं, मेरी मेरी प्रेजेंटेशन, मतलब मैं खुद अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा हूं, कैसे अपीयर कर रहा हूं, उससे मेरा फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा। दूसरा इंप्रेशन मेरी बॉडी लैंग्वेज से पड़ेगा। मैं उसके साथ शेक हैंड कैसे करता हूं, उसके पास जब बैठा हूं तो मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, मैं ऐसे सोफे पे फैल के बैठा हूं या एक डिसेंट तरीके से बैठा हूं, अगर उनके घर पे कोई आ रहा है तो उनको ग्रीट कर रहा हूं। तीसरा मेरे एटिकेट्स, एटिकेट्स में सारी चीजें आ गई, प्लस मैं उसको कैसे एड्रेस कर रहा हूं, उनसे किस लहजे से बात कर रहा हूं। सो ये बहुत चीजें मैटर करती है। और जब आपकी एनर्जी होती है ना, तो योर एनर्जी इंट्रोड्यूसेस यू बिफोर यू स्पीक। आपकी एनर्जी पहले ही बोल देती है, जैसे यार किसी, उसने कुछ बोला नहीं लेकिन उससे मिलके अच्छा लगा, उसकी वाइब्स बहुत स्ट्रांग थी। किसी को देख के आपको एक आता है ना यार, इसके इसका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, और किसी का ऑरा बहुत नेगेटिव होता है, शक्ल पे ही 12 बजे में, शक्ल पे ही नेगेटिविटी है, उससे कोई मिलना ही नहीं चाहेगा, वो हंसता नहीं है, दुखी दुखी रहता है। तो योर एनर्जी इंट्रोड्यूसेस यू बिफोर यू स्पीक। तो आपको क्या करना है, एक मंत्र दे रहा हूं। मान लो आप कॉलिंग करने के लिए उठते हैं ना, मतलब कॉलिंग करने के लिए फोन उठाते हैं, तो कभी भी कॉलिंग बैठ के मत करो। यू कैन आस्क माई वाइफ एनी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैं कॉल पे होता हूं, मैं हमेशा अपने घर में वॉक कर रहा हूं। ऑलवेज वार्म अप, हमेशा वार्म अप करो। और अगर आपने कभी भी मुझे देखा होगा किसी आरटीपी में, किसी भी बीओपी में, सारे लीडर्स बोलते रहे बैठ जाओ प्लीज मनीष जी, बैठ जाओ मनीष भाई बैठ जाओ, मैं नहीं बैठता, बिकॉज आपकी एनर्जी डाउन हो जाती। तो जब भी आप किसी से बात करने के लिए फोन उठाएं, आप बेड पे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, पहली बात तो आपका जब ब्लड का सर्कुलेशन ही नहीं होगा, आवाज ही नहीं निकलेगी। जब आवाज नहीं निकलेगी तो एनर्जी नहीं होगी। पहली हेलो में ही ना 70% काम हो जाता है, फर्स्ट हेलो में। अगर कोई बोल रहा है हेलो, गुड मॉर्निंग, डू यू थिंक कि कुछ इंपैक्ट जाएगा? और एक आप उसको ग्रीट कर रहे हैं, हाय विनेश जी, हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, एक एनर्जी से आप बात कर रहे हैं। सो यू चेंज योर बॉडी लैंग्वेज बिफोर यू चेंज योर माइंडसेट। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेगा, तब आपका माइंडसेट भी चेंज हो। तो जब भी आप कॉल करें, आप स्टेज पे प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, वार्म अप करिए थोड़ा, अपनी हाथ पैर हिलाइए, राइट। तो आपके ना थॉट्स भी चेंज हो जाएंगे। ये बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजें जो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये चीजें मैटर करती हैं। थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी मैं आपको बहुत सारी दे सकता हूँ, लिस्ट बनाओ, ये सब करो, ये सब आपको बहुत यूट्यूब पे ज्ञान मिल जाएगा। मुझे लगा कि आज आपके साथ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करता हूँ जो शायद माइक्रो लेवल पे आपको हेल्प करेंगी जब आप फील्ड में जाते हैं। और जब भी आप प्रेजेंटेशन दें, ऑलवेज बी स्पेसिफिक। कभी भी ज्यादा डिटेल में जाके बात ना करें, हमेशा क्लोजिंग के लिए टाइम छोड़ें। मुझे जब फर्स्ट डेमो मिला था मिस्टर जेसी चौधरी जी के साथ, फाउंडर ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट, तो उनके पीए ने हमें बोला था कि आपको सिर्फ 20 मिनट्स देंगे। और अगर सोचिए आपने डेमो लिया हो अपने अपलाइन से 1.5 घंटे का, और आपका पहला डेमो आपको मिल रहा हो 20 मिनट के लिए, तो आधा कॉन्फिडेंस तो मेरा वहीं टूट गया था कि 1.5 घंटे की चीज 20 मिनट में कैसे समझाएंगे।
तो आई सेड इट्स ओके। तीनों प्रॉपर्टीज पहली बार और मेरा पहला डेमो, और उस डेमो को मैंने डिलीवर किया, रात भर प्रैक्टिस की, 16-17 मिनट में डेमो खत्म होके सामने वालों को क्लोजिंग के लिए भी टाइम दिया। सर आई एम डन नाउ, 3 मिनट्स आर लेफ्ट, आपके जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, आई एम डन विद माय डेमो। तो पॉइंट क्या है कि स्पेसिफिक था और टू द पॉइंट था। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप लिख सकते हैं मैं आपको बाइफर्केशन दे सकता हूं, जब भी आप 20 से 30 मिनट की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो 15% फोकस कंटेंट पे करना। शॉर्ट प्रेजेंटेशन में 15%, 40% फोकस आपको बॉडी लैंग्वेज पे करना। योर बॉडी लैंग्वेज शुड नॉट बी वेरी एग्रेसिव, और वो बहुत ज्यादा ढीली भी नहीं होनी चाहिए, 40%। और 45% आपको वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करना। लेकिन अगर 1-2 मिनट की वार्तालाप हो, 1-2 मिनट की, 1-2 मिनट आप किसी से मिले, किसी रैंडमली किसी होटल में मिल गए, वहां पर क्विक एक अननोन पर्सन प्रोस्पेक्टिंग करनी है, वहां पर आपको 55% बॉडी लैंग्वेज पे खेलना। स्ट्रॉन्ग हैंडशेक, गुड पोस्चर, राइट। 35-34, लगभग 33% के आसपास आपको वॉइस मॉड्यूलेशन भी खेलना है, और 5 से 7% कंटेंट। तो आपको बहुत ज्यादा आप किसी एक से 2 मिनट के लिए मिले हो मान लो, वहां आप शुरू हो गए, यार हमारे प्रोडक्ट में ना 7 टाइटेनियम की प्लेटें हैं, प्लेटों से पानी पास होता है, एक एल्कलाइन, आप कंटेंट पे चले गए। यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट कंटेंट, योर बॉडी लैंग्वेज, योर वॉइस मॉड्यूलेशन, थोड़ा बहुत कंटेंट कि आप क्या करते हो, क्यों करते हो, कैसे करते हो, मैटर नहीं करता। आपने कभी सुना होगा, अगर आप शार्क टैंक जैसे सीरियल को फॉलो करते हो, मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं, तो उसमें वो एक बात पूछते हैं, यार व्हाई यू स्टार्टेड दिस बिजनेस, आप इस धंधे में कैसे आए, क्यों क्यों स्टार्ट किया। हर एक इन्वेस्टर जानने की कोशिश करता है, यार ये आइडियाज को आया कैसे। तो जब भी आप किसी से मिलो तो अपना क्यों सामने रखो, रीजन सामने रखो, एंड और रीजन पूछो, सर आप ये काम क्यों कर रहे हो, तो आपको ना उसके इमोशंस पता लग जाएंगे। 90% लोग नहीं पूछते, जैसे मैंने पूछा, राइट सर इतने साल हो गए, व्हाई डिडंट यू स्टार्ट बिजनेस। ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं पूछूंगा आपने जॉब क्यों चूज करी, बट मैं ये तो पूछ सकता हूं ना कि आपने बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट किया। तो इससे ये पता लग जाएगा कि उसने जॉब क्यों चूज की। सिंपल है, राइट। दो ही रास्ते होंगे, लेफ्ट या राइट, तो आप राइट क्यों गए हो, तो इससे पता लग जाएगा कि वो लेफ्ट क्यों नहीं गए। तो वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं आपको ये सिखाऊंगा, वाई पे फोकस करना, सारे काम ठीक हो जाएंगे। तेजेंद्र जी मैं आपको अनम्यूट कर। हेलो मनीष जी, गुड इवनिंग। जैसा कि आपने अभी कहा कि लाइक अगर शॉर्ट टाइम है तो हमें बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन पे फोकस करना है और कंटेंट पे थोड़ा कम फोकस करना है। तो ड्यूरिंग द कॉल, चाहे वो 30 मिनट की हो चाहे ज़्यादा टाइम की हो, हमारी बॉडी लैंग्वेज तो थ्रू आउट द कॉल साथ में वर्क करनी चाहिए, और हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन भी थ्रू आउट द कॉल ही साथ में रहेगा। मतलब उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि लाइक वॉइस मॉड्यूलेशन में फॉर एग्जांपल अगर हम 40-50% ध्यान दे रहे हैं और बाद में थोड़े टाइम बाद हम वॉइस मॉड्यूलेशन को भूल जाएं, क्योंकि ये दोनों चीज, जो मेरा मानना है, ये दोनों चीज तो हैंड ऑन हैंड साथ में ही चलेंगी। कंटेंट पे मतलब अगर टाइम कम है तो मेरा कंटेंट पे हम मेरा जो कहने का पर्पस है वो अलग है। मेरा कहने का पर्पस ये है जी कि जब आप प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हैं, उसमें 20 से 30 मिनट की या 40 मिनट का आप जब डेमो देते हैं, तो 40% आपको सामने वाले को अपनी बॉडी लैंग्वेज से कॉन्कर कर, कंटेंट से नहीं। कंटेंट कितना ब्यूटीफुल है, लेकिन वॉइस में कमांड नहीं है, वॉइस में पिच नहीं है, पेस नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, और बॉडी लैंग्वेज बहुत थकी हुई है, बट कंटेंट बहुत सॉलिड है, कुछ नहीं होगा। कंटेंट बहुत वीक है, बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन पे बहुत दम है, हो जाएगा। एग्जांपल देता हूं, कभी कभी मूवीज देखते हैं ना, जैसे कुछ मूवीज में मूवी बड़ी बकवास होती है, लेकिन हम बोलते हैं यार एक्टर ने बहुत अच्छा काम किया,
और कभी कभी ऐसा होता है कि मूवी बहुत अच्छी होती है, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होती है, लेकिन बोलते हैं इसकी जगह अगर ये एक्टर होता ना, ये बहुत बढ़िया करता। अनिल सैनी जी कुछ बोलना चाहते मनीत, हैं? हाँ जी सर, बताइए। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर प्रेजेंटेशन इज एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। टॉप लेवल बॉस, टॉप लेवल। आई एम इम्प्रेस। थैंक यू। मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, शुरुआत से देख रहा हूँ तुम्हें। थैंक यू सो अब मच। मेरा तुम्हारी इसी बात पे मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा था, इसलिए मैंने हाथ खड़ा किया। दिस इज जस्ट लाइक दैट, जैसे आपने कंटेंट और बॉडी लैंग्वेज की बात की ना, आपने मर्सिडीज तो खरीद ली, लेके आप उसको घूम रहे हो, आपकी बॉडी में लैंग्वेज में दम नहीं है, एनर्जी नहीं है, ढीले ढीले कपड़े पहने हुए हैं, और आप किसी ऐसे आदमी के सामने आ जाएं जो देख रहा है, आपको कैलकुलेट कर रहा है, तो आप ऑनर नहीं लगेंगे, आप हो सकता है ड्राइवर लगे। राइट। समझ रहे हो मेरा पॉइंट ना? तो यू हैव टू बी एक्टिव, स्मार्ट, गुड लुकिंग, इफ यू आर कैरिंग ए गुड प्रोडक्ट लाइक मर्सिडीज, यू नो, मतलब इट शुड कनेक्ट टू योर पर्सनैलिटी ना। राइट। तो वो एक एग्जाम्पल देने का था मन में, मैंने इसलिए तुम्हें रोका बीच में। तुम्हारी ही बात से मैंने किया है इसको। थैंक यू सो मच। गुड, कैरी ऑन प्लीज। सो पॉइंट ये है कि जो मैं आपको बता रहा था कि जो जैसे सर ने बताया, ऑब्वियसली कंटेंट तो मैटर करता ही है, बट सारा फोकस अगर आपने कंटेंट पे कर दिया और अपने ऊपर नहीं किया, राइट, कंटेंट को आप डिलीवर कैसे कर रहे हैं ये मैटर करता है। तो डिलीवरी में दो चीजें हैं, एक आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन और आपकी बॉडी लैंग्वेज। मान लो आप स्ट्रेट खड़े हो, ठीक है, आपके हाथ नहीं हिल रहे, आराम से स्ट्रेट खड़े हो और बहुत तेज तेज बोले जा रहे हो, वॉइस बहुत अच्छी है, बॉडी लैंग्वेज नहीं है। सपोज आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बट वॉइस पे कमांड, वॉइस टोनालिटी अच्छी नहीं है। वॉइस के अंदर ना तीन चार चीजें मैटर करती हैं, एक पेस, एक पिच, एक वॉल्यूम, और एक साइलेंट। कब चुप होना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। हम आप एक, जब बच्चा जन्म लेता है तो 3 से 4 साल, मैक्सिमम 4 साल या मैक्सिमम 5 साल तक वो बोलना सीख जाता है, पूरी लैंग्वेज पे कमांड ले आता है अपनी मदर टंग पे, तो मिनिमम 5 साल तक वो बोलना सीख जाता है। लेकिन पूरी जिंदगी लग जाती है ये सीखने में, कब, कहां, कैसे बोलना है। तो ये जो कैसे वाला फैक्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा था, मैंने उसको बोल दिया कि आप अपने बच्चे के लिए प्रोडक्ट नहीं ले सकते। इट वॉज सो रूड, राइट? तो इसका तरीका भी डिफरेंट हो सकता था। उसके बाद मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को डांटा भी है, बट उसके लिए अथॉरिटी चाहिए। फिर आपको सामने वाले को जीतना पड़ेगा। तेजेंद्र जी, आपको कौन डांट सकता है? जिसके ऊपर आपका हक है, राइट? अगर मेरा हक है आपके ऊपर और मैं आपके साथ कनेक्टेड हूं, भले ही मैं उम्र में छोटा हूं, तो शायद हो सकता है आपको मेरी डांट बुरी ना लगे, लेकिन अगर कोई आपसे बड़ा भी है, राइट, और उसने आपके साथ कोई कनेक्टिविटी, आपको कुछ बोल रहा है, डांट रहा है, तो आपको उसकी वो बात बुरी लगी, आप टोक भी सकते हो, यार बात कैसे कर रहे हो यार आप, राइट? सो वॉइस के अंदर ना बहुत सारी चीजें, हाउ यू डिलीवर योर टॉक्स, तो डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और दो तीन चीजें हम और बात कर लेते हैं। आपको पता है व्हाई डू वी ड्रेस वेल? हम अच्छी ड्रेस क्यों पहनना चाहते हैं? हम क्यों फर्स्ट अपीयरेंस को अच्छा रखना चाहते हैं? वी ड्रेस टू इम्प्रेस। मार्केटिंग के अंदर, सेल्स के अंदर, ड्रेस इज रिक्वायर्ड टू इम्प्रेस। आप एक शादी के अंदर गए, आप एक 5 स्टार होटल में गए, एक पर्सन कोट पैंट टाई में खड़ा है और बाकी सारे लोग नॉर्मल व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में खड़े हैं, तो आपको ये उसके ड्रेस से पता लग जाएगा, यार ये मैनेजर होगा यहाँ, राइट और रॉन्ग? बहुत सिंपल है। तो ड्रेस क्या दिखाती है? ड्रेस आपका कोड ऑफ कंडक्ट दिखाती है। इवन ड्रेस से आपका डेजिग्नेशन,
मतलब एक ओहदा तक जज किया जा सकता है। एक 6.5 फुट का पर्सन, ठीक है, बिल्कुल सिविलियन ड्रेस में, और एक 5 फुट 5 इंच का आदमी, उसके पास सत्यमेव जयते और 2 स्टार है, आईपीएस ऑफिसर है, किसकी वैल्यू है उस वक्त? फिजिक में वो स्ट्रांग है, दिखने में हो सकता है वो ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन ये ड्रेस की वैल्यू है सर, ये ड्रेस का कमाल है। तो ड्रेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बोलता हूं कि ड्रेस बहुत मैटर करती है, बॉडी पोस्चर बहुत मैटर करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आपका फोकस क्या है। मैक्सिमम लोग आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं, पिच के बाहर ही चले जाते हैं, अपनी मतलब अपनी स्टोरी को सुनाने में बहुत इच्छुक होते हैं। मैं पहले ऐसा था, मैं पहले वैसा था, मैंने ये स्ट्रगल किया, मैं यहां तक पहुंचा, मेरे फादर वहां थे, मैंने ये सब किया। नोबडी इज इंटरेस्टेड टू लिसन योर स्टोरी, everyone is interested to tell his story. Yes, one day will come when people will be interested to listen your story. एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग आपकी स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड होंगे, वो दिन आएगा, लेकिन वो दिन लाने के लिए हमें बहुतों की स्टोरियां पहले सुननी है, उनकी स्टोरियों के अंदर अपने आप को फिट करना है, तब जाके एक दिन वो सारे लोग हमारी स्टोरी जानने में इच्छुक होंगे, यार ये यहां तक कैसे पहुंचा। सो जब भी आप किसी के पास जाएं, अपने बारे में कम, सामने वाले के बारे में ज्यादा जाने। 90% लोग क्या करते हैं, अपने बारे में, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं मैनेजर था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मेरी फैक्ट्री थी, मेरा बड़ा बिजनेस था। डजंट मेक डिफरेंस सर। आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस सामने वाले की लाइफ में, आपका बिजनेस प्लान उसकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है, बस वो इसलिए आपके साथ बैठा है, और उसके ऊपर बात ही नहीं हो रही। सो हालांकि देखिए, मैं बहुत कुछ है डिलीवर करने के लिए, आज का टॉपिक बहुत क्लटर्ड है, मतलब मैंने कोशिश ये किया कि इसको सिंक्रोनाइज करूं। मैं चाहता था पीपीटी बनाऊं, मुझे फिर लगा कि ये बहुत थियोरेटिकल हो जाएगा, तो जो बातें, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, बस उसी को आपके सामने रख रहा हूं। आई शो यू। ओके, तो आप देख सकते हैं, जैसे ये पॉइंट्स कुछ लिखे हैं, राइट, ये कुछ पॉइंट्स पेन डाउन किए हैं, तो दिस इज हाउ आई हैव रिटन। तो मुझे लगा कि कुछ कुछ जो जो मेरे दिमाग में, उसको पेन डाउन कर लेते हैं और उसके बाद आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली आरटीपी जैसे सेशंस होंगे या वन डे ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, तो उसमें हम पीपीटी के साथ करेंगे, बट मुझे लगा बिना पीपीटी करेंगे तो हम लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे लोगों के साथ। मैंने एक बात बोला था कि मैं भूल ना जाऊं, तो वो बात मैं आपको जरूर बताता हूँ कि इमोशंस को बाहर कैसे लाना है, सामने वाले के साथ कैसे उसके साथ हम रम जाएं। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं 7 की रिजल्ट एरिया ऑफ सेलिंग। ये अपने आप में एक 3 से 5 घंटे का ट्रेनिंग सेशन है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डाल देता हूँ। 7 की रिजल्ट एरिया ऑफ सेलिंग, इसको 7 KRAs बोलते हैं। सो फर्स्ट इज ऑब्वियसली प्रोस्पेक्टिंग। सबसे पहला सेलिंग का रूल प्रोस्पेक्टिंग ही है। प्रोस्पेक्टिंग हो गया, आपने सामने वाले से अपॉइंटमेंट ले लिया। अब जनरली क्या होता है, मान लो मैं प्रोस्पेक्ट हूं आपका, आप मेरे पास आए, एक जनरली एक डिस्ट्रीब्यूटर या एक सेल्स पर्सन जो डायरेक्ट सेल में, चाहे वो इंश्योरेंस बेच रहा है, चाहे वो कैंगन बेच रहा है, या किसी और कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहा है, चाहे वो रियल एस्टेट में है, जनरली वो क्या करता है, सर टेल मी योर रिक्वायरमेंट, अब बताइए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या घर चाहिए। इंश्योरेंस वाला पूछेगा, सर आपकी क्या क्या इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, क्या आपकी इनकम है, फैमिली कमिटमेंट्स क्या है, उस हिसाब से वो प्लान बनाएगा, राइट, ऐसे ही होगा। कैंगन वाला जाएगा तो, सर आप अपनी फैमिली को बुला लो, मैं आपको डेमो दे देता हूँ। तो आप चले गए, प्रोस्पेक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, आपने सामने वाले से टाइम ले लिया, अब आप सीधा चले गए
मेकिंग द प्रेजेंटेशन पे। बट इससे पहले 2 काम हो रहे हैं जो 90% लोग नहीं करते। सेकंड काम है प्रोस्पेक्टिंग, हो गया। अब आपका सेकंड स्टेप है रेपो बिल्डिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेपो बिल्डिंग। सपोज मैं किसी के ऑफिस में गया, अनिल सैनी जी के ऑफिस में गया, उन्होंने मुझे टाइम दिया, मैं उनके ऑफिस में देख रहा हूँ, आसपास ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे एक क्रिकेट की ट्रॉफी मिली, एक पुरानी कोई इन्होंने ट्रॉफी सजाई हुई थी, उनको क्रिकेट का बहुत शौक है, ठीक है। इधर देखा वो मैराथन भी भागते हैं, मतलब इज अ वेरी फिटनेस फ्रीक पर्सन। रेपो बिल्डिंग में यू हैव टू ऑब्जर्व आप किस बात को किससे कनेक्ट करेंगे। तो मैं अनिल जी से पूछ सकता हूँ, सो अनिल सर मुझे लगता है आप अभी भी क्रिकेट खेलते होंगे, तो जो भी उनका रिप्लाई होगा, नहीं यार मनीत अब तो टाइम नहीं मिलता, अब तो बस लाइफ इतनी बिजी है बिजनेस में या जॉब में, जो भी आप करते हैं, राइट। तो आई विल ट्राई टू कनेक्ट यू विद योर इंटरेस्ट। मैं आपके साथ आपके किसी ना किसी इंटरेस्ट पे कनेक्ट करूंगा अपने आप को, और उसके ऊपर टॉपिक पे डिस्कस करूं। घर पे बैठा हूं, 5 साल का बच्चा है किसी का, 5 साल का बच्चा कैसा होता है, 95% केस में तूफान होता है, राइट। इधर उधर सब कुछ। मैंने बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया, लोग पता क्या बोलते हैं, सर बच्चे को प्लीज बैठा लो ना, बच्चे को साइड कर दो, डेमो शुरू। और मैं पता क्या बोलता हूँ, सर आपका बच्चा बहुत एक्टिव है, मजा आ गया देख के, क्या एनर्जी है बच्चे में। मैं सर इतने घरों में जाता हूँ, मैं देखता हूँ बच्चों में सर दम ही नहीं है। वाक्य में आपके बच्चे में बहुत एनर्जी है। आप पे गए, मैडम पे गए, अब आप सोचो कोई आपके बच्चे की तारीफ कर रहा है, सीधा कैसा चौड़ा हो जाएगा। एक इमोशन है ना यार, बच्चे से बड़ा इमोशन क्या है। सर आपका इंटीरियर की चॉइस बहुत अच्छी है, मुझे लगता है ये पक्का मैम की चॉइस होगी, आपकी चॉइस होगी, जो भी मतलब आपने कनेक्ट करना है। हाँ यार ये तो सारा इसी का डिपार्टमेंट है। वाक्य कलर मैं कह रहा हूँ थर्ड क्लास हो, लाल कलर की दीवार हो, हरे कलर का पैच हो, पीले कलर की टाइल लगी हो, लेकिन जब उसने अपना घर बनाया होगा उसके लिए तो ताजमहल है। दिस इज कॉल्ड रेपो बिल्डिंग, कनेक्टिंग विद द इमोशंस। फिर आता है आइडेंटिफाइंग नीड्स एंड क्रिएटिंग नीड्स। प्रोस्पेक्टिंग में आपने थोड़ी बहुत बात करके टाइम ले लिया, इट इज नॉट इनफ। नाउ इज द टाइम व्हेन यू विल आस्क फ्यू क्वेश्चन। अब वो समय है जब आप कुछ सवाल पूछेंगे उससे। सो अनिल जी, अगर मुझे आपका बिजनेस शुरू करना हो, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूं, तो कैसे कर सकते हैं? कितने साल हो गए आपको बिजनेस करने में? मुझे लगता है आपके बिजनेस बहुत बढ़िया होगा, मतलब मुझे बहुत ज्यादा टफ नहीं लग रहा है बिजनेस। क्या बोलेंगे वो? अरे मनीत आपको नहीं पता यार, 90 दिन का क्रेडिट देना पड़ता है। अच्छा 90 दिन का क्रेडिट, 90 दिन तक मतलब आपका पैसा फंसा रहता है मार्केट में। इसका ऑल्टरनेट मतलब आई एम ट्राइंग टू डायग्नोस हिज प्रॉब्लम्स, इनकी नीड्स, इनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करूंगा कुछ सवाल पूछ के। तो अनिल जी मैं भी क्रिकेट के लिए बहुत पैशनेट हूँ, और क्यों ना एक काम करते हैं, एक टीम बनाते हो, संडे को खेलते हैं। कहाँ यार मुझे टाइम ही नहीं मिलता। अनिल जी एक ही तो लाइफ है कुछ, मुझे लगता है कि अब तो इस उम्र में हमें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। जितना भी पैसा जमा करने की क्या होगा यार, टाइम कैसे निकालो। क्यों ना अनिल जी कोई ऐसा काम करो जिसमें आप अपने काम को डेलीगेट कर पाओ। यार अगर मैंने अपने काम को डेलीगेट कर दिया, अपना मैनेजर रख लिया, पता चले 1 साल बाद वही फैक्ट्री खोल के बैठ गए। ट्रेडिशनल बिजनेस में तो यही होता है, स्मॉल स्केल में मिनी, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, उनके बिजनेस की प्रॉब्लम्स को डायग्नोस कर रहा हूं, राइट। अगर आप हेल्थ पर्सपेक्टिव में भी डायग्नोस कर सकते हैं, नीड्स को पहचान। जब आपको एक्चुअली में उसकी प्रॉब्लम और उसके कुछ ड्रीम्स और कुछ पैशन पता लग गए, अब आपको प्रेजेंटेशन अब देनी है। चलो बहुत बहुत सारी बातें होगी अनिल जी, आपके बारे में जानना बहुत जरूरी था, राइट। मैं अपने, फिर आप थोड़ा बहुत अपने बारे में बता सकते हो। सो अनिल जी आप एक काम करते हैं, सो एक्चुअली में मैं क्या करता हूँ मैं आपको वो बताता हूँ। सो मेरा एक्चुअली में काम है लोगों को स्टार्टअप क्रिएट कराना, और लोगों को जो लोग एक्चुअली में अपनी लाइफ में टाइम ढूंढ रहे हैं ना,
उनको एक ऐसा जरिया बताना है जिसमें वो टाइम ही टाइम कमा सकते। पैसा तो हम सब कमा रहे हैं। मैं आपके पास आज एक आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया, ठीक है? तो मैं आपके मेरी प्रेजेंटेशन के 2 पार्ट होंगे। पहला, हम किस कैटेगरी में डील करते हैं, हमारा क्या प्रोडक्ट है, एंड देन व्हाट इज द बिजनेस मॉडल टू मार्केट द प्रोडक्ट। तो जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ ना, तो उनकी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे बार बार हाईलाइट ही कर रहा हूँ और उनको उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अनिल जी, मान लो आपने एक पर्सन को अपने साथ पार्टनर बनाया इस प्रोजेक्ट में, आप 1A रैंक होल्डर हो जाते हैं। इमेजिन करिए अगर उस पर्सन ने 1 साल में सिर्फ 10 प्रोडक्ट रिकमेंड करे, आपकी 1,30,000 की इनकम है सर। आपका काम कोई और कर रहा है क्योंकि ही ऑल्सो ओन्स 100% सेम प्रॉफिट जो आपको मिलता है। अगर सोमनाथ जी और मैं एक कंपनी के 50-50% शेयर होल्डर हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वल होगी, नहीं होगी? अभी अनिल जी क्या हो रहा है कि आप अपनी कंपनी के डायरेक्टर हैं, 100% प्रॉफिट आपके पास आता है और आपका एम्प्लॉय को आप देते हैं 10-15 हजार। उसका मोटिवेशन 10-15 हजार का ही होगा सर। आपका 5 लाख का, क्योंकि 5 लाख आप कमा रहे हैं। मेरे धंधे में हर आदमी के पास सेम मोटिवेशन, बिकॉज अपॉर्चुनिटी इज इक्वल फॉर एवरीवन। और एक बार अनिल जी, जिस दिन आप जैसे 10-15-20 लोग आपके ग्रुप में आ गए, आप फ्री हो सकते हैं। सो बिजनेस प्लान को दिखाने का भी तरीका है ना। 13,000, 13,000, 26,000, 39,000 पे आप क्या शो कर रहे हैं, ये मैटर करता है। और सर जब अनिल जी, जब आप 11वीं डायरेक्ट सेल करेंगे ना, है तो वो एक बंदा, बट काम 3 अनिल जी के बराबर कर रहा है वो, क्योंकि जब जब वो सेल करेगा आपको 39 आएंगे, राइट? सो यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स, एक एक चीज को कनेक्ट करना है, नीड्स को आइडेंटिफाई किया, फिर प्रेजेंटेशन करना है, और प्रेजेंटेशन करने के बाद ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है ढंग से। अनिल जी, कोई भी सवाल मन में होना खुल के पूछ लेना बिफोर यू मेक द पेमेंट। स्टेटमेंट सुनिए, कोई भी सवाल हो खुल के कर लेना पेमेंट करने से पहले सर। जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है। सॉरी। सो अनिल जी क्या बोलेंगे? मनीष जी, वैसे तो सब क्लियर है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, प्राइस का भी कोई इशू नहीं है, मैं लगा सकता हूँ 2-3 लाख रुपए, धंधे में कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं। और अगर आप प्रोडक्ट बेचने गए होते ना, तो ये 3 लाख की मशीन ना इतनी महंगी लगेगी जैसे मतलब कि आपने किसी 5 स्टार या किसी 7 स्टार में 1,000 रुपए की रोटी खाई हो। टू एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है यार। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। सर प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है ना सर, आप इसका मतलब ये है कि दुनिया की हर अच्छी चीज मैं ले लूं? भाई मेरे काम की भी तो होनी चाहिए। इस मशीन का करूंगा क्या, ये मेरे को कैसे हेल्प करेगी, मेरे को कुछ भी नहीं पता, क्लियर ही नहीं है। क्योंकि मेरी नीड्स और मेरे ड्रीम्स और मेरी प्रॉब्लम्स आपके प्रोडक्ट के साथ आपने मुझे कनेक्ट नहीं किया। आपका बिजनेस प्लान आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। इट इज नॉट कप ऑफ माई टी। वाई? बिकॉज आपने प्लान अपने लिए दिया है। आपने प्लान क्यों दिया? क्योंकि आपको मनीत को जोड़ना है। आपको प्लान इसलिए नहीं देना क्योंकि आपको मनीत को जोड़ना है, आपको प्लान इसलिए देना है कि इससे मनीत का फायदा कहां हो सकता है, तो मनीत पैसे देगा आपको, राइट? सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद क्लोज द सेल। आस्क फॉर मनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग सारे काम कर लेते हैं, पैसा ही नहीं मांगते। सर पेमेंट कैसे करोगे? चेक से, कैश या क्रेडिट कार्ड से? अच्छा, कैश भी हो जाता है? हाँ सर, कैश हम अपने लेवल पे सेटल करेंगे, कंपनी वाइट में लेगी। पूरा पेमेंट 279, बट 90% सर वाइट में कर सकते हो, वाइट में करो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं 1-2 दिन में पेमेंट कराता हूँ। 1-2 दिन में क्या सर, अभी सेल लॉगिन होगी, आपके हाथों हाथ कराऊंगा, आपके हाथ से करवाऊंगा। GWS सबको आता है ना, हाथों हाथ सेल लॉगिन कराओ, चेक लो, अपलोड करो, कल बैंक में डल जाएगा।
नया सिस्टम आ गया, अब तो कंपनी को मेल भी नहीं करना, GWS खोलो, डिटेल डालो, लॉगिन करो, खत्म। और जब आप सेल को क्लोज करें, उसके बाद जो मेन काम है वो शुरू होता है। 98% लोग सेल तक सोचते हैं मेरा काम खत्म, काम तो अब शुरू हुआ है भाई, मल्टीप्लाई करना है वो। नाउ योर जॉब स्टार्ट्स, अब आपका काम शुरू हुआ एक्चुअली। मैं एग्जांपल देता हूं, मैं 2 साल बाद कारवर गया था, 2 साल पहले, तो मेरा काम शुरू हुआ था सेल करने के बाद। उस 2 साल का परिणाम यह कि आने वाली 2 तारीख को हम 50 लोगों का इवेंट कर रहे हैं कारवार में। अगर मैं मशीन बेच के सोमनाथ जी को छोड़ देता, सोमनाथ जी तो अपने उसमें बिजी थे, तो हमारा कनेक्शन टूट जाता। हो कोई बात नहीं, मैं तो रोज सेल करता हूँ, बट आई नेवर लेफ्ट हिम, ऑल मैसेजेस एवरीथिंग। उनका भी कभी फोन आया तो कभी ऐसा नहीं किया कि रिस्पॉन्स नहीं किया। तो अब आपको नहीं पता सर, कोई बंदा 5 साल बाद, कोई बंदा 2 साल बाद, कोई पर्सन 1 साल बाद, कब उसको लगे कि अब ये काम मैं कर सकता। सो वी आर इन द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग पीपल, नॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स। और अब आपका काम क्या है? पहला काम, 100% मशीन के बारे में उसको सारी सर्विसेज सिखाना, A to Z, एवरीथिंग, नो मिस कमिटमेंट्स, नो रॉन्ग कमिटमेंट्स। सेल के लिए कभी रॉन्ग कमिटमेंट मत करो, फंस जाओगे बाद में। दूसरा, उनके साथ लगकर उनके बिजनेस को बिल्ड करने में मदद कर, एटलीस्ट उनको 2A 3A तक लाना, उनको पूरा सिस्टम सिखाना, GWS सिखाना, प्रेजेंटेशन सिखाना, उनके टूल्स कंप्लीट कराना, टाइमली उनके पास जाना, उनकी जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर क्लोजिंग पे उनको मदद करना, उनको फॉलोअप करना, उनकी टीम को सिखाना, फिर एक ग्रुप बनता है। हम सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के बिजनेस में नहीं है। अगर प्रोडक्ट बेचना ही है तो सबसे बड़ी सलाह देता हूँ, रियल एस्टेट में चले जाओ। साल में एक प्रॉपर्टी भी बेचोगे 5-10 करोड़ की, बहुत पैसा बन जाएगा। हम हैं नेटवर्किंग, राइट? नेटवर्किंग 2 शब्दों से बना हुआ है, नेट और वर्किंग। और नेटवर्किंग कब होती है मैं आपको बताता हूं। जब आप सेल करते हो तो वो आपकी वर्किंग है। जब आप सेल करते हो तो वो आपकी वर्किंग है। जब आप रिलेशन बिल्डिंग करते हो आफ्टर सेल, वो आपको नेटवर्किंग की तरफ ले जाता है, क्योंकि बिना रिलेशनशिप के नेटवर्किंग हो ही नहीं सकती। अगर आप सोच रहे हो कि बिना रिलेशनशिप के आप नेटवर्किंग कर लोगे, पॉसिबल ही नहीं। हो सकता है 1-2 मीटिंग कर लो आप उसके साथ, लंबा प्रोसेस तब चलेगा जब आप उसके साथ जुड़े हुए। जब धंधा नहीं भी हो रहा लेकिन तब भी मजा आ रहा है, क्योंकि यार मिलकर मजा आता है, क्योंकि रिलेशन है ना। दोस्त दोस्त के साथ मिलकर मजा आता है ना, कोई बिजनेस तो ना है। टेक्निकली देखे तो टाइम वेस्ट ही है। व्हाट आर वी गेटिंग आउट ऑफ इट? इट इज जस्ट इमोशंस। तो रिलेशनशिप क्या इमोशंस है, बिजनेस इमोशंस पे टिका। सो आई गेस टाइम अच्छा खासा हो गया है। 9:01 में हमने शुरू किया था और 11:45 होने जा रहे हैं। सो बहुत बड़ा टॉपिक है ये KRAs का। कॉलिंग के ऊपर, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर अपने आप में 1-2-3-4 घंटे लिए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले कमिंग वीक में हम लोग जब अपना मॉर्निंग सेशंस लेंगे, वीक में 2 बार, 6 AM ट्यूसडे एंड फ्राइडे, तो वी विल कवर दीज बेसिक टॉपिक्स जो आपको आपके बिजनेस को बिल्ड करने में मदद करेंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। किसी को कुछ भी शेयर करना है, कुछ अपनी फीलिंग्स डिस्क्राइब करनी है, आज का आपको सेशन में थोड़ा डिफरेंट लगा, कैसा लगा, तो मोस्ट वेलकम। बिफोर वी वाइंड अप, अगले 5 मिनट में वाइंड अप करते। राकेश जी को मैं नोट करता गुड इवनिंग सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हूँ। बिल्कुल आ रही है राकेश जी, बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि कितने लोग सेशंस सुनते हैं और कितने लोग लिखते हैं, बिकॉज राइटिंग हैबिट इज अ मस्ट। क्योंकि आप जितनी बार नया सेशन लेते हो, आप जितनी बार कुछ आपके पास अनोखा एक
कंटेंट होता है, चाहे वो 7 KIRS की बात हो या फिर प्रेजेंटेशन में अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेबल या इमोशनल की बात हो। और जब भी मैं आपको सुनता हूँ तो मैं, बिजनेस लोग मुझे पूछते हैं कि आप चेन्नई बैठे हो और बिजनेस दिल्ली में कैसे डेवलप करते हो। अभी भी मेरे पास 5-6 प्रोस्पेक्ट ऐसे हैं जिनको मैं आज तक नहीं मिला। और इनफैक्ट आज इस मच में बताना चाहूंगा कि जिनकी क्लोजिंग आपने की है, जो HNI क्लाइंट्स है, उनको आज तक मैं जिंदगी में मिला नहीं हूँ। मेरे सिर्फ 4 बार फोन पे बात हुई है कोरोना के टाइम पे। एंड आई कनेक्ट अभी भी, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो बीकानेर वाला है, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं सिर्फ फोन पे कनेक्टेड हूँ एंड फोन की वैल्यू से वो आपसे मिलने को इच्छुक हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ चीज भी आती है कि मैं आपकी वहाँ पे एक रैपो और आपका जो कहते हैं ना कि एक मेंटर को कैसे आप हाईलाइट करते हो सामने वाले को, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है उससे मिलने के लिए। तो इसके Right. ऊपर भी एक जरूर आप एक सेशन लीजिएगा, बिकॉज बहुत से लोग होते हैं कि एडिफाई कैसे करना। Right. एडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर मीटिंग एनी क्लाइंट और एनी बडी। और मेरे ख्याल से आप तक आज जितने भी आपने मैं चेन्नई बैठा हूँ, मेरे रेफरेंस से आपने क्लोजिंग की है, बिकॉज ओनली इफ आई हैव नॉट एडिफाइड मनी तो ओवर देयर, तो Right. शायद वो Right. आपको उसको वो आपको जगह नहीं मिलती। Right. और आज फिर उसके बाद आपने अपना रेपो बिल्ड कर लिया, वो तो आप अपने आप में माहिर है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक तो वो था। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि स्किल सेट के ऊपर थोड़ा सा एक अलग ट्रेनिंग होना चाहिए, बिकॉज आपने कहा कि बॉडी लैंग्वेज, तो बॉडी लैंग्वेज चाहे हम प्रेजेंटेशन दे रहे हो या सामने वाला हमको सुन रहा हो, यदि वो इंटरेस्टेड नहीं है तो हम उस चीज को कह सकते हैं कि मैंने ऐसे किया है कई बार चेन्नई के अंदर, कि सर अगर आप कहीं बिजी हैं, जल्दी में हैं, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता है कि वो घड़ी देख रहा है, कभी यहाँ वहाँ मूव कर रहा है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यदि उसकी बॉडी लैंग्वेज सुनने के लिए तैयार नहीं है तो वो सुन तो लेगा आपको, लेकिन उसके बाद वो रेस्पॉन्ड न करना बंद कर देगा, बिकॉज उसको ठीक समझ में नहीं आया। सो ये कुछ नई चीजें जो आप यू कैन टेक ऑन द न्यू सेशंस। बट लास्ट टाइम भी जो आपका सेशन था वो भी अमेजिंग था, एंड दिस वाज ऑसम। Thank you, Rakesh ji. Thank you so थैंक यू much. सर, थैंक यू। So guys, thank you so much for joining. और टाइमली हम लोग कोशिश करेंगे कि नई नई चीजें आपके सामने लाएं, जिससे आपके बिजनेस कैंगन में नहीं और भी डिफरेंट एरियाज में आपको हेल्प मिले, आपको आपका बिजनेस एलिवेट हो। और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको बिजनेस में, क्लोजिंग, प्रॉस्पेक्टिंग, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ हमारे अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो जो हमारा खुद का एक टैलेंट बाहर नहीं आ रहा, वो आएगा जब आप बेसिक चीजों के साथ कनेक्ट कर पाए। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, और जल्दी मिलेंगे। 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। आई एम इन गोवा एंड कारवार। 10 तारीख को दिल्ली में हमारी BOP है, जिसमें आप अपना गेस्ट ला सकते हैं, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, दिल्ली लोधी रोड पे। 10 तारीख को 2 से 5 बजे, संडे है उस दिन। गेस्ट एंट्री, डिस्ट्रीब्यूटर एंट्री फ्री है फॉर आवर टीम। हमारे ग्रुप के लिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर एंट्री नहीं है, कोई भी गेस्ट एंट्री नहीं है। आप कितने भी डिस्ट्रीब्यूटर अपने पूरी टीम को ला सकते हैं और कितने भी गेस्ट ला सकते हैं। मोस्ट वेलकम, मैक्सिमम सीट 70। तो 70 लोगों का वो एक छोटा सा ऑडिटोरियम है, जैसे विधानसभा की सीटिंग होती है उस तरह का एक ऑडिटोरियम है, वेरी ब्यूटीफुल ऑडिटोरियम। तो आप अपने मैक्सिमम गेस्ट लाइए, उस मीटिंग का फायदा उठाइए, क्योंकि जितने ज्यादा गेस्ट आपके होंगे उतने ही आपको फायदा मिलेगा। राइट। सो इसके बारे में आपको नॉलेज वैसे भी 1-2 दिन में ग्रुप में दोबारा मैं डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।